हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बियोना एक पहाड़ के ऊपर से नीचे छलांग लगा देती है और मैक चिल्लाता है और बोलता है कि बियोना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक कुछ लोगों को लेकर बियोना को ढूंढने के लिए खाई के नीचे गया है। सब लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर दूसरा चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर एक नाइट बोलता है कि सर मैक, हमने हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है और हमें कुछ क्रोहे मिले हैं जो बुरी तरह से जले हुए हैं और हमें यहाँ स्कार्फ जैसा कुछ मिला है। उसके बाद मैक अपनी और बियोना की बातें याद करने लगता है और उस स्कार्फ को बहुत ही जोर से पकड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महल दिखाया जाता है। फादर ही बोलता है कि मैक, मैं जानता हूँ कि आप गॉड को लेकर सबसे डेडिकेटेड इंसान है और मुझे यहाँ बात समझ में नहीं आ रही कि आपने बस एक्सीडेंट से उस ग्रेट बीच को आखिरकार कैसे खो दिया, क्योंकि हमें अभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली। तो यहाँ हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो और भगवान को चढ़ावे के रूप में मैं उन्हें देना चाहूंगा। फिर मैक बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ सुन के फादर बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या आपने अभी भी क्या कहा। फिर मैक बोलता है कि अगर मैं उसे वापस लाने का काम अपने हाथों में ले लूं तो मैं आपको उससे नहीं दूंगा। यह सुन के फादर हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो। फिर मैक बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आपने मुझे एक बार ऐसा कहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पीछे का सीन दिखाया जाता है। फादर ही बोलता है कि यहाँ देखकर यहाँ सब कुछ हमारे हित में है। मैं यहाँ मानता हूँ कि एप्पल सचमुच वहाँ पेड़ से दूर नहीं गिरता। उसके बाद सीन पलट में आता है और मैक बोलता है कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। फादर यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और फिर मैक के पास आके बोलता है कि आज से मैं तुम्हारे हर एक अथॉरिटी को छीन रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें वेकेशन की जरूरत है और इस वेकेशन में मैं चाहता हूँ कि तुम पश्चाताप करो और अपने मन को बहुत ज्यादा मुलायम बनाए रखो और उसे हार्ड बनाने की भी जरूरत है। सर मैक यहाँ बोल के फादर वहाँ से चला जाता है। ग्रेट विच के गायब होने के बाद कैरन के आसपास के इलाकों में यहाँ रूमर्स फैलने लगी। यहाँ मैक था, गॉड का सबसे पावरफुल आयरन मैक, जो ग्रेट विच के वश में था। फिर मैक ने यहाँ जिम्मेदारी ली कि वह खुद ब खुद अपने पोजीशन से रिजाइन दे देगा और इसके बाद फादर के यकीन को फिर से बनाए रखने के लिए उसने पश्चाताप के आधार पर उसे कुछ टाइम दिया गया। इसी टाइम में मैक की जगह और किसी ने ले ली और वे लोग भी बिचेस को ढूंढते रहे और इसी तरह से मारते रहे, लेकिन इनमें से कोई भी मैक जैसा उतना कुशल नहीं था और उन्होंने कुछ भी साबित नहीं किया। और लगभग उसी समय नॉक्सविच के बारे में यहाँ माना जाता था कि वहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। टोपो के बाहरी इलाकों में दिखाई देने लगे। वो छोटे छोटे गुटों में बढ़ गए और हमला करने लगे। इसी तरह फिर से टोपो ने एक वॉर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लगभग 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का आराम कर रहा होता है, तभी उससे किसी की हलचल होती है और वहाँ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। फिर वियोनी बोलती है कि यहाँ मैं हूँ जैडियन। जैडियन सामने देखता है और खुश के बोलता है कि ओहो, तो ऐसा है, मुझे बिना किसी रीजन के तुमने तो बहुत ज्यादा डरा दिया है ना। आप तो थोड़ी देर में आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। मैं आपको वेट करते करते बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था। फिर अना सीधे घर के अंदर जाती है और फिर जैडियन बोलता है कि तुमने तो मुझे हेलो भी नहीं किया और मुझसे कुछ बात भी नहीं की। तुम ऐसी क्यों हो? मैं पूरे दिन तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम सीधे सीधे बस चली जा रही हो। फिर बियोनी बोलती है कि मैंने तुमसे ऐसा कभी भी नहीं कहा। अगर तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो यहाँ से हम बाहर निकल जाओ। फिर जैडियन बोलता है कि अरे तुम भी ऐसा मत कहो ना, तुम्हें पता है ना अंदर की चोट कितनी ज्यादा गहरी होती है, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। फिर बियोनी बोलती है कि ऐसा देखकर कि तुम अंदर किस तरह से आगे आ रहे हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। फिर जैवियन बोलता है कि और मेरी फीलिंग्स का क्या है ना, तुम इतनी ज्यादा क्रूअल क्यों हो रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम और तुम्हारे साथ रहने दो प्लीज, है ना। फिर वियोनी थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए पहले ही तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है। जैवियन यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा सैड होता है और फिर बोलता है कि मेरा मतलब यहाँ नहीं था, मैं तो बस यहाँ कह रहा था कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को लेकर लाइफ टाइम तक ओपलाइजिंग रहेंगे, इसलिए मैं बस साथ रहकर काम करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देखकर तो किसी को भी शक हो जाएगा कि तुम डार्क विच हो, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कोल्ड इंसान हो। तुम जानती हो ना, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अपने दम पर जिंदा रहना यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वहाँ गॉड का ब्लड डस्टी, वहाँ पागल वापस आ चुका है। यहाँ सुन के बियोना बहुत ही ज्यादा चौंकती है और फिर जैडियन बोलता है कि हाँ, वहाँ बिच और नॉक्स
उस दोनों को ही मार देता है। वो उन दोनों के लिए ही एक बुरा सपने के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो हमें ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ही नाव पर सवार है, हम एक साथ रह सकते हैं। और तभी व्योनी जेविन के पास आती है और बोलती है कि क्या सचमुच यहाँ सच है? वहाँ प्रोस्टिक्यूटर वापस आ गया। फिर जैडियन बोलता है कि ओ एना। फिर व्योनी बोलती है कि क्या तुम्हें सचमुच इस बात पर यकीन है? फिर जैडियन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वहाँ टोपे में वापस आ चुका है। फिर व्योनी बोलती है कि वहाँ डीमन मैक। फिर जैडियन बोलता है कि एना तुम्हारा फेस, आखिरकार क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकती, आखिरकार वहाँ कमीना हमारा कट्टर दुश्मन है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं उसे भूल पाई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पीछे का सीन दिखाया जाता है जिस दिन बियोना ने पहाड़ी के ऊपर से कूदा था। बियोना रोते हुए मैट से क्वेश्चन पूछती है और फिर पहाड़ी से कूद जाती है। मैट चिल्लाकर बोलता है कि एना। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि आपके चेहरे के उस रिएक्शन की वजह से मैंने उस टाइम अपने आप से पूछा कि क्या होगा अगर मुझे अब किसी पर भरोसा ना रहे और मैं अपने दम पर रहूं और सब लोगों को मैं अपने दम पर टोपू के नीचे लाऊं। तभी जैडियन आके व्योनी को बचाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैंने तुम्हें नदी में बहते हुए देखा और फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर व्योनी इसकी तरफ देखते मनी मन बोलती है कि काली आंखें मतलब नॉक्स। रुकिए एक मिनट, वहाँ चेहरा, वहाँ मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है। उसके बाद व्योनी की याद आता है कि जब उसे उस वुल्फ ने काटा तब कुछ लोगों ने उस वुल्फ को मारा था, तो उनमें से एक ही इंसान है जो जैडियन है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि मैंने इसे उस टीम में देखा था। मार्क ने बोला था कि उन लोगों का ध्यान उस टाइम रखा जाएगा। फिर कैसे? उसके बाद व्योनी बोलती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। मेरी मॉम को उस एबा ने मार डाला, मैक ने। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाई हूँ। उसके बाद जैडियन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। फिर जैडियन उसे अपने गोद में उठाकर ले आता है और रास्ते में बोलता है कि तुम थक गए होंगे, लेकिन प्लीज थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चलता हूँ। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं बच जाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ, और सब लोगों को मैं पर्सनली देखूंगी। टेपो पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर जन्माता है। जैडियन बोलता है कि मेरी बात सुनो है ना, तुमने अभी तक मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, हमारे लोग खुले दिल से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर व्योनी बोलती है कि मैं तो बस अपना कर चुका रही थी, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर काफी एहसान किया था मेरी जान बचाकर। फिर जैडियन बोलता है कि लेकिन आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है और हम लोगों को इतने लंबे टाइम तक जिंदा रहने में आपने हमारी हेल्प की है, और हमारा रिवेंज लेने में भी आपने हमारी हेल्प की है। और यहाँ सही है कि मैं जानता हूँ कि इसकी कीमत तुम्हें अपना ब्लड चढ़ा के देना पड़ता है। फिर व्योनी बोलती है कि यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ जगह छोड़ दूंगी, और मैं भी आपको यही करने की सलाह देती हूँ। फिर जैडियन बोलता है कि क्या तुम हमेशा के लिए जा रही हो? बट व्हाई? फिर व्योनी बोलती है कि क्या तुम भूल गए अभी तुमने क्या कहा था? तो दुखी होने से अच्छा है कि हम लोग सेफ रहे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ क्रॉक्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि मैड अपने ब्लू फ्लेम से जला देता है और बोलता है कि आपने कब कहा था कि टोपू के आसमान पर कौवे दिखाई देने लगे हैं? फिर वहाँ साहब बोलता है कि लगभग 1 साल पहले से। फिर मैक बोलता है कि यहाँ बहुत अजीब बात है कि ऐसा कहा जाता है कि जिन जगहों पर क्रॉस ज्यादा दिखाई देते हैं वहाँ डेविल्स का घर होता है। तो क्या वहाँ इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो अभी तक जिंदा है? हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। फिर विची वाला नाइट बोलता है कि जी हाँ सर। उसके बाद मैट अपने टेंट में वापस पहुंचता है और सामने के वेट को देखने लगता है, जिसमें से महसूस होता है कि बियोना से बोल रही है कि सर मैक। फिर वहाँ देखता है कि वहाँ वेट पूरी तरह से खाली है। फिर मैक मनी मन बोलता है कि आखिरकार यहाँ मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रहा है, ना ही सिर्फ ग्रेट विच बचने के लिए, लेकिन जब तक कि यहाँ पता नहीं चल जाता है कि उस बच्चे के पास ग्रेट विच की पावर है या नहीं, तब तक फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होते रहेंगे और मेरे यकीन को साबित करने के लिए मेरा खून बहाने के लिए मुझे मजबूर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ वही सजा थी जिसे मैं सहन नहीं कर सकता था। दरअसल बात यहाँ थी कि मेरा खून खराब हो चुका है, जबकि उसकी इतनी मीठी थी। फिर फादर मैक्स से बोलता है कि मेरा मानना है कि तुम्हें अपने यकीन को फिर से बरकरार रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी टाइम की जरूरत है, और अब मैं तुम्हें काइंडनेस दिखाऊंगा। गॉड के नाम पर जाओ और बाकी बचे टेपू को पूरी तरह से हली करो। फिर मैक मनीमन बोलता है कि पिछले साल मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूला, मैं ऐसी बेवकूफी फिर से नहीं दोहराऊंगा। इस बार ग्रेट विच तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। बियोनी मैं आ रहा हूँ, यहाँ हो ही नहीं सकता। अब की बार मैं तुमसे बेवकूफ नहीं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आखिरकार मुझे बस एक ही काम पूरा करना है, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्योनी वहाँ सपना देख रही है और फिर वह मन ही मन बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इस बार मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अब की बार तुमसे पकड़ी नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैक उसके बाद ब्योनी बाहर निकलती है और फिर जैडियन बोलता है कि एना, फिर एना बोलती है कि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। फिर जैडियन बोलता है कि क्या अभी, लेकिन आपके हाथ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है और तुमने सपने में क्या देखा, तुम्हें इतनी जल्दी आखिरकार क्यों हो रही है। फिर ब्योनी बोलती है कि मैक यहाँ सुन के जैडियन चौंकदार बोलता है कि क्या। फिर भी उन्हें बोलती है कि वहाँ पहले से ही बहुत पास में है, इस तरह से वहाँ हमें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेगा। फिर जैडियन बोलता है कि क्या सचमुच तुम सीरियस हो, डैम इट। फिर व्योनी बोलती है कि तब से अब तक हर एक चीज के लिए थैंक्स, अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अलग हो जाए। फिर जैडियन बोलता है कि एना प्लीज मेरे पास आओ, तुम अपने पैर की वजह से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। फिर व्योनी बोलती है कि यह मेरे लिए टेंशन की बात है। फिर जैडियन बोलता है कि लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा हूँ, अगर आप पकड़े गए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अगर कैरेन में हमारे रहने की जगह टूट जाए तो क्या पता वो लोग कभी भी हमें ढूंढ सकते हैं, जब तक तुम ना चाहो कि वे लोग तुम्हें पकड़े वहाँ तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। फिर व्योनी बोलती है कि ठीक है, लेकिन यह बात तब तक रहेगी जब तक हम लोग मैदान के आगे ना निकल जाए, हम लोग फॉरेस्ट में जाकर अलग हो जाएंगे। फिर जैडियन बोलता है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा जिद्दी हो, ठीक है सिर्फ हम लोग फॉरेस्ट तक ही एक साथ चलेंगे, तो क्या यहाँ डायरेक्शन ओशियन का नहीं है, तो आप वहाँ से कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर व्योनी बोलती है कि अगर वहाँ इतनी दूर तक मेरा पीछा करने के लिए रेडी है तो इसका मतलब है कि टुपे पहले ही पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, तो मेरे पास भागने का कोई भी रीजन नहीं है। फिर जैडियन बोलता है कि क्या आप क्या कह रहे हो, मैं अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। फिर व्योनी बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद शिफ्ट उत्तर में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। फिर व्योनी बोलती है कि जैडियन क्या तुम एक मिनट के लिए रुक सकते हो। फिर जैडियन बोलता है कि हाँ लेकिन क्या बात है। फिर व्योनी की लड़ी की तरफ देखती है और अपने फिंगर से थोड़ा सा ब्लड निकाल के उसे पीने के लिए देती है। फिर जैडियन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर व्योनी बोलती है कि बस सेफ्टी के लिए। फिर जैडियन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो हमारा बयानी में है, अगर वो हमसे टकरा गए तो उससे पहले मेरा सामना करना होगा। फिर व्योनी बोलती है कि लेकिन तुम्हारे लोगों का क्या और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जैडियन बोलता है कि मैंने उससे रिवेंज लेने के लिए यह ड्यूटी अपने ऊपर ले लिया है और वे लोग इसे जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी लोग अभी रेडी है रिवेंज लेने के लिए। फिर व्योनी बोलती है कि लेकिन तुम हार जाओगे, तुम जितना सोचते हो वहाँ उससे कई ज्यादा पावरफुल है। फिर जैडियन बोलता है कि है ना कि तुम मुझे लेकर टेंशन में हो। फिर एना बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। फिर जैडियन बोलता है कि हाँ वैसे आपने यहाँ बात कही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ और थोड़ा सा हैप्पी भी। हम जितना ज्यादा मुझे सोचते हैं मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। एक बार मैंने 5 नाइट्स को अकेले ही हरा दिया था, वो हमारी तरह घूम फिर नहीं सकते, इसलिए आपको उनके चेहरे को देखना चाहिए था। वे आधे रात को पहुंचे थे, यहाँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि शायद मैं बिना किसी बात को लेकर टेंशन ले रही हूँ। फिर जैडियन बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब यह है कि आप बिना किसी जरूरत के भी मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, सब कुछ अपने आप संभालने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि आपका अपना मिशन है और बाकी सब कुछ भी, लेकिन हमारा दुश्मन वही है, इसलिए हमें। फिर व्योनी बोलती है कि जैडियन मैं रिवेंज चाहती हूँ, आपकी सोच से कहीं ज्यादा पड़े, मैं आपके भले के लिए ही हमारे बीच में लाइन खींच रही हूँ, प्लीज तुम मुझ पर यकीन करो और आगे बढ़ो। फिर जैडियन बोलता है कि ऑलराइट मैं सब कुछ समझता हूँ, तो फिर ठीक है कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मैं आसपास थोड़ा सा ढूंढने जाऊंगा। फिर व्योनी बोलती है कि ठीक है। फिर जैडियन व्योनी को एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि आज का चांद बहुत ही ज्यादा चमकीला है, लेकिन मुझे कोई भी स्टार दिखाई नहीं दे रहा। अगर कैरन वहाँ अपने आसपास की चीजों को एक एक करके सब कुछ खत्म कर दे और लास्ट तक पूरे महाद्वीप को अपने एरिया में बदल दे, तो क्या इससे सचमुच पूरी दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ पूरी तरह से एक डिजास्टर लेके आ जाएगा। क्या होगा अगर अभी जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसके एंडिंग को चिन्हित किया जा सकता है। और अगर जो भविष्यवाणी ग्रेट विच के लिए की गई थी, ऐसा कहा जाता है कि महान विच की मौत दुनिया के एंडिंग को रोक सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं मर गई तो टुपे वहाँ इस डिजास्टर से बच सकता है। तो अगर ऐसा है तो मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक टोको का पूरा भाग राख में ना बदल जाए, क्योंकि मैं डिजास्टर को नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहूंगी। तभी वहाँ पर जैडियन दौड़ कर आता है, बोलता है कि है ना एक प्रॉब्लम आ चुकी है। शिकार से लौटते हुए मैंने अपने लोगों से कांटेक्ट किया,
ऐसा लग रहा है कि वे लोग अभी खतरे में है। फिर व्योनी बोलती है कि क्या हुआ, लेकिन आपने तो कहा था कि कुछ टाइम तक सब कुछ शांत रहेगा। फिर जैडियन बोलता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। मेरे लास्ट काम से लौटने के बाद मुझे यहाँ पता चला कि वे लोग ईरान चौराहे के आसपास ही है। फिर व्योनी बोलती है कि ईरान चौराहा मतलब क्या यहाँ प्रोस्टिट्यूट के लोकेशन कैंप है। मैक उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है। उससे वहाँ पता चल जाता है कि बियोना कहाँ पर रुकी थी। फिर मैक उसके बिस्तर को देखता है और उसके बिस्तर को देख के समझ जाता है। और फिर मैक बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर शिफ्ट होता है और फिर जैडियन बोलता है कि हाँ ठीक कहा, मैक ने मेरे लोगों को ढूंढ लिया और उन पर अटैक कर दिया। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे इस बात से भी नफरत है, लेकिन मुझे आगे जाकर उन पर नजर रखनी होगी और जितना टाइम हो सके उतना टाइम खरीदने की कोशिश करनी होगी। फिर व्योनी बोलती है कि जैडियन मुझे इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपको नहीं जाना चाहिए। फिर जैडियन बोलता है कि अलीना 1 साल पहले जब हमारा टीम था और इस पूरी टीम को मार दिया गया था और इनमें से बस मैं अकेला बचा था, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं अपना रिवेंज लेके रहूंगा और मेरा यहाँ एक मौका है। फिर व्योनी बोलती है कि जैन, फिर वहाँ मनीमन बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं पता होगा कि मैं ही वही इंसान हूँ जिसने यहाँ बताया था कि तुम लोग कहाँ पर छुपे हुए हो। फिर व्योनी बोलती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ, गुड बाय। फिर व्योनी अपना मुंह घुमा लेती है। फिर जैडियन चिल्लाकर बोलता है कि एना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम उस फॉरेस्ट में मेरा वेट कर सकते हो? अगर मैं जिंदा वापस आया तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर जैडियन व्योनी का चेहरा अपनी तरफ करता है और उसके फोrehead पर किस करता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। उसके बाद जैडियन वहाँ से जाने लगता है। व्योनी चिल्लाती और बोलती है कि जैडियन। फिर जैडियन वहाँ से चला जाता है। जैडियन के जाते ही व्योनी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है। एक नाइट बोलता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ हाल ही में यहीं पे रहती थी। मैंने सोचा था कि वहाँ वाटरफॉल से काफी ज्यादा दूर गई होगी, लेकिन शायद वो अपनी चोट की वजह से काफी दूर नहीं जा पाई। फिर मैक बोलता है कि कौन जानता है कि वो इतने टाइम तक मेरे इतने ज्यादा करीब थी। सच में यह सोचना कि मैं उसे ढूंढने में हर बार फेल होता रहा, जबकि उसने अपने पीछे इतनी मीठी खुशबू छोड़ गई थी। शायद मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ। तभी और एक नाइट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ बीच अकेली थी, मुझे लगता है कि कम से कम 2 लोग एक साथ रहते थे। निशानों से तो मुझे ऐसा ही लगता है। फिर मैक बोलता है कि क्या वे लोग एक साथ रहते थे? उस नॉक्स को यहाँ पर ले आओ। फिर एक नाइट बोलता है कि जी सर। फिर 2 नाइट मिलकर एक नॉक्स को ले आते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं। फिर मैक बोलता है कि अपने खाता की नॉक्स एक दूसरे के मन का पता लगा सकते हैं। क्या तुम इस बात का पता लगा सकते हो? क्या मन का कोई रिलेशन है आपको वहाँ साथी जो उस ब्लैक बिच के साथ रहा है? फिर वो नॉक्स डरते हुए बोलता है कि हाँ वो। तभी एक शूरवीर चिल्लाकर बोलता है कि हमारे पास कैंप से एक मैसेज आया है, उस एरिया में उसके निशान मिले हैं। फिर मैक बोलता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ सीधे जाल में फंस चुकी है। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, चलो अभी तुरंत हम वापस चलते हैं और अब मुझे इस चारे की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैक उसे ब्लू फ्लेम से जला देता है। फिर मैक मनीमन बोलता है कि इससे पहले कि ब्लेड की यहाँ स्मेल वहाँ पूरी तरह से गायब हो जाए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे पकड़ लूंगा। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें व्योनी को दिखाया जाता है। वो अपने पैरों की चोट को देखती है और मनीमन बोलती है कि मैं बिना सोए लगातार चलते हुए सिर्फ 2 दिन में ही उस फॉरेस्ट तक पहुंच पाई हूँ, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या यहाँ जंगल सचमुच हमेशा से इतना शांत था? मैंने सोचा कि मैं किसी जंगली जानवर से नहीं टकरा रही हूँ, यहाँ शायद बस मेरी किस्मत थी, लेकिन मुझे किसी चिड़िया की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैं भी मुझे जेनेट का वेट नहीं करना चाहिए, बट उसने मुझसे कहा था। तभी व्योनी को जेनेट की वॉइस सुनाई देती है और वहाँ जेनेट की तरफ देखती है। जेनेट धीरे से बोलता है कि एनी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। फिर व्योनी जेनेट की तरफ देखती है और मनीमन बोलती है कि जेनेट थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। तभी व्योनी को बहुत ही अजीब सा लगने लगता है और उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। फिर व्योनी मनीमन बोलती है कि नहीं, क्या अभी मैं किसी के साथ लिंक हो रही हूँ? मुझे जैडियन को बताना होगा कि मैं यहाँ हूँ। तभी व्योनी नीचे गिर जाती है और वह उस गिलहरी के अंदर चली जाती है और फिर मनीमन बोलती है कि
हाँ मैं यहाँ हूँ। व्योनी मनी मन बोलती है कि क्या यहाँ कौन है, क्या यहाँ एक नाइट है। फिर वह नाइट चिल्लाकर मैक को बुलाता है। फिर व्योनी देखती है कि सामने मैक है और फिर वह मनी मन बोलती है कि क्या मैक। और उसके बाद मैक व्योनी की तरफ देखता है और उस ग्लोरी के सामने कुछ बोलने लगता है। व्योनी उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा चौंकी होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्योनी को दिखाया जाता है जो कि अपने असली शरीर में वापस आ चुकी होती है और जैडियन उससे बुला रहा होता है कि एना तुम कहाँ हो एना। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक को वो उससे सब कुछ पता है, वह सब कुछ जानता है। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा इससे पहले कि मैक मुझे जैडियन के जरिए ढूंढ निकाले। फिर व्योनी आगे बढ़ती है और नीचे जमीन पर ब्लड के निशान देखती है और मनीमन बोलती है कि इस तरह से तो मैं कुछ ही टाइम पर पकड़ी जाऊंगी। वे लोग इसका निशान करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद व्योनी एक नाइफ लेती है और अपनी कलाई के सामने रखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैडियन को दिखाया जाता है जो कि व्योनी को हर तरफ ढूंढ रहा होता है और उसे उसके नाम से बुला रहा होता है। फिर जैडियन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मनीमन बोलता है कि क्या वह मेरे बिना ही चली गई, शायद मुझे उसके साथ यहीं पे रुकना चाहिए था और मुझे नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। जैडियन अपने लोगों के पास पहुंचता है और बोलता है कि ओह फ्रेंड्स। फिर वे लोग बोलते हैं कि ओ जैडियन तुम आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। फिर जैडियन बोलता है कि हाँ आप लोगों ने कहा था कि यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आ गए। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि हाँ यहाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग वहाँ से सेफली निकलने में कामयाब हुए लेकिन लैरन वहाँ बच नहीं सका। अब आप यहाँ पर है तो हमें उसे बचाने जाना चाहिए। फिर जैडियन बोलता है कि क्या आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि आप तीनों मिलकर एक इंसान को बचा नहीं पाए, इसे खुद ही संभालो, मुझे अपने पार्टनर के पास लौटना चाहिए। फिर एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि जैडियन रुको। फिर जैडियन मनीमन बोलता है कि वह अकेली होगी और उसके पैर में भी चोट लगी है, मुझे जल्दी ही उसके पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर निमाता है। तभी जैडियन को महसूस होता है कि उसके आसपास काफी सारे नाइट्स है। फिर जैडियन मनीमन बोलता है कि डैम इट, मैं बियानी को ढूंढने के लिए इतना ज्यादा खोया था कि मैं इसे महसूस ही नहीं कर सका। फिर जैडियन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग आसपास ही हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है। वे लोग बहुत सारे क्रॉस को एक साथ देखते हैं। फिर मैक बोलता है कि हाँ तो क्या तुमने अपने ब्लड की स्मेल हर जगह फैलाने की कोशिश की है, यहाँ कितना ज्यादा क्यूट है। फिर वह मनीमन बोलता है कि यहाँ देखते हुए कि वह भागने की पूरी कोशिश कर रही है, आखिरकार वहाँ उस जानवर के साथ भी लिंक हुई होगी, उसे भी इसी फॉरेस्ट में होना चाहिए, वहाँ ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है, बोलता है कि मुझे यहाँ न्यूज मिली है कि किसी नॉक्स ने अपने साथियों से कांटेक्ट कर लिया है, लेकिन वह तुरंत यहाँ कहते हुए चला गया कि उसे तुरंत ही अपने पार्टनर के पास जाना होगा। यहाँ कहते हुए वह अपने टीम को पीछे छोड़कर आगे चला गया। फिर मैट मनीमन बोलता है कि बिच को यहाँ पहले से पता लग जाना चाहिए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अगर वह इस सिचुएशन में उसके साथ फिर से मिलती है, इसका मतलब उनका रिश्ता यहाँ जोखिम उठाने लायक है। और अगर यहाँ सच है तब एक नाइट पीछे से दौड़ कर आता है और बोलता है कि सर मैक, नॉक्स का पीछा करने वाली टीम पर अटैक कर दिया गया है और वे लोग उनसे लड़ने में लगे हैं। फिर और एक नाइट बोलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर मैक बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब हम भी वहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैडियन को दिखाया जाता है जो कि मनीमन बोलता है कि क्या वे सभी है। तभी जैडियन सामने देखता है और बहुत ही ज्यादा चौंकता है। सामने मैक होता है। फिर वहाँ बोलता है कि ओ यहाँ कितना ज्यादा खुशी की बात है, लॉर्ड का सबसे अच्छा सेवक वहाँ किसी चूहे की तरह चुप रहा है, किसने सोचा होगा कि वह इस तरह से मेरे सामने आएगा। फिर मैक बोलता है कि तुम बेवकूफ, अगर तुम लड़ने के बजाय यहाँ से भाग जाते तो शायद तुम उस दैनिक जिंदगी को थोड़ा और झेल सकते थे। फिर जैडियन बोलता है कि माफ करना, लेकिन अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम वही नॉक्स हो जो दो ब्लैक गोस्ट के साथ में रहे थे। यह सुन के जैडियन चौंकता है और बोलता है कि कैसे, आखिरकार तुम इस नाम को कैसे जानते हो। फिर मैक बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स थे या फिर आप लोगों के टीममेट्स, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुमने उस ब्लैक बिच से मिलने का वादा कहाँ किया था। फिर जैडियन बोलता है कि यहाँ तुम्हारे टेंशन लेने का टॉपिक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वही आखिरी इंसान हो जिससे वहाँ देखना नहीं चाहती। तुम्हें उसकी पूरी फैमिली को मार डाला है ना।
यह सुन के मैक चौंकता है और बोलता है कि क्या। उसके बाद मैक हंसते हुए बोलता है कि क्या उसने सचमुच ऐसा कहा कि मैंने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। हाँ, वो अपनी जान बचाकर भागते टाइम मुझसे मिली थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। नहीं, अगर सच कहूँ तो यहाँ एक राहत की बात है, तो तुम सचमुच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर जैडेन चिल्लाकर बोलता है कि क्या आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम्हें उसने कुछ और कहा है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उसे कोई दिक्कत नहीं है उसके मॉम के बारे में कि उसकी मॉम कहाँ पर है। और उसके बाद मैक जैडेन के कानों में कुछ फुसफुसाकर बोलने लगता है। फिर जैडेन बोलता है कि ऑनेस्टली क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूंगा। फिर मैक बोलता है कि वो यहाँ तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। मैं तो तुम्हें यहाँ सोचकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था कि तुम उस बिच के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ अब और बात नहीं करना चाहता। मैं उस बिच को पकड़ने के बाद तुम्हें भी निपटा दूंगा। इसी बीच तुम्हें जितनी लाइफ टाइम मिली है उससे एंजॉय करो। यह सुन के जैडेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर एक नाइट चिल्लाता है और बोलता है कि सर मैक, वो अभी भी हमारा दुश्मन है, हम उसे इस तरह से नहीं भागने दे सकते। फिर मैक बोलता है कि इस जंगल में आग लगा दो और बस नदी का रास्ता ही खुला छोड़ो। अगर उसके लिए छुपने की कोई भी जगह नहीं होगी तो उससे लास्ट तक बाहर आना ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बियोनी को दिखाया जाता है, जो कि मनी मन बोलती है कि अब मैं और नहीं चल सकती। मैं कई दिनों से मुश्किल से सो पाई हूँ और उसके बाद मैं अलग अलग जानवरों से लिंक होती रह रही हूँ। इस पेड़ की फूल की खुशबू यहाँ बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले सकती हूँ। यहाँ मेरे लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या मेरी इस तेजी से मैं समुद्र तक जल्दी से पहुँच पाऊंगी? क्या यहाँ सही होगा? और अगर मैं पकड़ी जाऊं तो मेरी बची हुई जिंदगी मुझे किसी रिसर्च लैब में बितानी होगी, पूरी जिंदगी कैद रहकर। तो क्या इसी टाइम मर जाना यहाँ बेहतर नहीं होगा? इस टाइम तो टॉपिक के ज्यादातर एरिया आग में जलकर राख हो चुके हैं और जो बीज अभी तक बचे हुए हैं उन्हें भी जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। मेरे लिए मेरी जिंदगी को और लंबा खींचना और ज्यादा हार्ड बनाना, इससे आखिरकार मेरा क्या फायदा होगा? एक मिनट रुको, मैंने अभी तक अपनी पावर नहीं खोई है। इसका मतलब यह है कि उस बच्ची को ग्रेट विच की पावर वहाँ विरासत में नहीं मिली। हो सकता है कि मैक को यहाँ बात पता चल गई है, इसलिए उसने उस बच्चे को पहले ही मार डाला है। लेकिन अगर अभी तक उस बच्चे को मारा नहीं गया है तो मेरे मरने के बाद क्या उसे ग्रेट विच की पावर विरासत में मिल जाएगी? वाह, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने मर्जी से मर भी नहीं सकती। फिर वियोना वहीं पे सो जाती है। उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वियोना उठती है और मनी मन बोलती है कि क्या मैं कब सो गई और क्या सनसेट हो चुका है? नहीं, उन लोगों ने जंगल में आग लगा दी, इसलिए पूरा आसमान लाल दिखाई दे रहा है। मुझे अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। तभी जैडियन दौड़ कर आता है और पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि ऐना, क्या तुम ठीक हो? थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मैंने सोचा कि तुम आग के लपटों में फंस चुकी हो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा लोग क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हारा खून फिर से बहा? उसके बाद व्यूनी बोलती है कि तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मैक से मिले या फिर नहीं? उसके बाद जैडियन नीचे बैठता है और बोलता है कि मैं मैक से मिला, लेकिन वहाँ से मैं भाग निकला। तुम जल्दी से मेरे पेट पे आ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। फिर व्यूनी बोलती है कि तो फिर तुम मैक से मिले? उसके बाद जैडियन बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिला, लेकिन मैं उसे मारने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसके कुछ नाइट्स को मार गिराया, तो वे लोग तुरंत ही वहाँ से भाग नहीं पाएंगे, इसलिए टेंशन मत लो। फिर व्यूनी बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जैडियन बोलता है कि वैसे है ना? फिर व्यूनी बोलती है कि हाँ बोलो, क्या बात है? फिर जैडियन थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, जंगल से बाहर निकलने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आग बहुत तेजी से फैल रही है, चलो इस नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े। फिर व्यूनी बोलती है कि लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमें कोई यहाँ पर बोट मिल जाएगी? फिर जैडियन बोलता है कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बोट छुपाया था, क्या पता वहाँ मुझे मिल जाए। फिर व्यूनी बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर जैडियन बोलता है कि वियोना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या तुमने सचमुच एक ग्रेट विच होके अपने प्रजाति को धोखा दिया है? यह सुन के वियोनी बहुत ज्यादा सैड होती है और बोलती है कि
आप अचानक यहाँ बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर जैडियन बोलता है कि तो क्या सचमुच यहाँ सच है? नहीं, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस इतना बताओ कि क्या यहाँ सच है या फिर नहीं। लगभग 1 साल पहले हमारे कैसल से एक भेड़िए के साथ टकराव हुआ था। उसकी आइज भी तुम्हारी तरह बिल्कुल रेड थी। उसके बाद ही उस व्यक्ति ने हमें ढूंढ निकाला और उस कमीने को जिसने बताया कि वहाँ तुम थी। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि तो यही वजह थी जिसकी वजह से मैक ने जैडियन को वहाँ से आने दिया, वहाँ जानता था। फिर व्योनी की याद आता है कि जैडियन ने बोला था कि वहाँ कमीना आखिरकार हम दोनों का दुश्मन है। जब 1 साल पहले उसने हमारे पूरे टीम को मार डाला, मैं बस अकेला ही बचा था। तब मैंने अपना रिवेंज लेने का वादा किया और अब मेरा मौका है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि तो उसने जैडियन को यह सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि जैडियन पहले से ही उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने उसकी पूरी टीम को मार डाला, और अगर उसे पता चले कि उसमें मेरा भी कुछ हाथ था तो वहाँ डेफिनेटली मुझे भी मारने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने उससे कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे काइंडनेस का बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। फिर व्योनी बोलती है कि क्या तुम मुझसे इसी बारे में बात करना चाहते थे? फिर जैडियन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज है ना, प्लीज मुझे जवाब दो। फिर व्योनी बोलती है कि यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंज है, वहाँ तुम जैसे लोगों से नफरत करता है, फिर भी उसने तुम्हें यहाँ बात बताई। यह सुन के जैडियन बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या ना तुम आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? फिर व्योनी बोलती है कि यहाँ बहुत ही लंबी बातचीत होने वाली है, नदी पार करने के बाद हम लोग बात करते हैं। फिर जैडियन बोलता है कि प्लीज मुझे बताओ, वहाँ कमीना हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम कहोगे कि यहाँ सच नहीं है तो फिर व्योनी बोलती है कि तो फिर तुम्हें तो पहले से ही मुझ पर यकीन नहीं है। फिर जैडियन बोलता है कि नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसा कि तुम कहती हो, हम लोग पहले रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। एक बार जब हम लोग सेफली यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर आराम से बातें करेंगे। मैं बोट को लेने जा रहा हूँ। फिर वियोला बोलती है कि जैडियन, मैं जाकर देखती हूँ कि आसपास कोई जानवर तो नहीं है, बस उसे सेव करने के लिए। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि जैडियन प्लीज मुझे माफ कर देना, बिचेस को अलग अलग प्लेसों की बदले छुपने की जगह ज्यादा पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग विचेस हंटर से बच सके और डिजास्टर के टाइम भी उनके पास छुपने के लिए जगह हो। यहाँ की सिचुएशन एक तरह का मिट्टी के अंदर बना खंडर है। सारे बिच शायद यहाँ सोचते होंगे कि मैंने इस जगह का नाम भी बता दिया है, लेकिन फिर व्योनी बोलती है कि आखिरकार मुझे यहाँ मिल गया। यह एक ऐसी जगह है जिसे सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन अंदर से यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी व्योनी को बाहर से आवाज सुनाई देती है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि क्या बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है? बाहर से जैडियन की आवाज आती है, वह चिल्लाकर बोलता है कि भागो एना भागो। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है जैडियन? तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मैट आ चुका होता है। फिर मैक बोलता है कि मैंने बहुत सोचा कि मैं तब क्या बोलूंगा जब मैं तुम्हें देखूंगा, क्योंकि हमने एक साथ बहुत ही ज्यादा कम टाइम बिताया है। मुझे यहाँ कहने के लिए तुम्हारी याद आई। यहाँ बहुत ज्यादा बुरा है, अगर तुम उस टाइम मर गई होती तो तुम शायद मुझसे दूर भागने में कामयाब हो जाती। फिर जैडियन चिल्लाता और बोलता है कि एना, तुम खड़े होके क्या देख रही हो, वहाँ से भागो। फिर मैक बोलता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुमने पहले ही सारे बिचेस को धोखा दे दिया है और अब नॉक्स से तुम मुंह मोड़ रही हो। इस वर्ल्ड में अब कोई भी नहीं बचा जिसके पास तुम लौट सकती हो। फिर व्योनी बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि ऐसी किसी बात का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं है। फिर मैक बोलता है कि मैं ही वही इंसान हूँ जो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। फिर व्योनी बोलती है कि मैं यहाँ जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरी इच्छा के उल्टा भी जा सकते हो। फिर व्योनी वहाँ से जाते हुए बोलती है कि डोंट वरी, मैं किसी पर भी यकीन नहीं करती। फिर जैडियन चिल्लाकर बोलता है कि एना। उसके बाद व्योनी मनी मन बोलती है कि मुझे तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। व्योनी के पैर में चोट लगी होती है, जिस वजह से वहाँ थोड़े आगे चलते ही नीचे गिर जाती है। फिर व्योनी को याद आता है कि मैक ने बोला था कि यहाँ तुम हो व्योनी। फिर व्योनी सामने देखती है और बोलती है कि वहाँ आवाज है। व्योनी थोड़ी सी आगे जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बिच है। वे लोग व्योनी को देखते हैं और बोलते हैं कि व्योनी, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी, अब हम सेफ हैं, अब हमारी ग्रेट बीच वापस आ चुकी है। फिर व्योनी उनसे दूर जाती है और बोलती है कि महान चुड़ैल, तुम लोगों को पता है कि मैंने क्या किया? फिर वे लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ ठीक है, अब जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से निभाओगे तो तुम्हारे सारे पाप कम हो जाएंगे।
हम लोग तुम्हें माफ करते हैं। मेरा मतलब यह है कि यहाँ सब कुछ तुम्हारी नीति का एक हिस्सा था, है ना? हमें आपकी जरूरत है, आपका यहाँ पर फिर से वेलकम है। बियोनी यहाँ सब कुछ देखकर सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंकती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद सारे बिचेस वहाँ से निकल जाते हैं और आपस में बोलते हैं कि क्या वहाँ आदमी सचमुच वहाँ पर नहीं है। फिर दूसरी बिच बोलती है कि हाँ, यही तो बियोनी ने कहा था, तो फिर चलो जल्दी आगे बढ़े। वो किसी चौराहे पे है तो हम लोग बहुत तेजी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे, इसी वजह से वे लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि वे लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी यह चीज नहीं जानती कि कोई ना कोई चीज जरूर बदलेगा। मैं अपने पैरों की वजह से उनसे भाग नहीं सकती। फिर बियोनी को मैक की बातें याद आती है। मैक ने बोला था कि तुम पहले ही बिचेस को धोखा दे रही हो और नॉक्स उनसे मुंह मोड़ रहे हो। इस वर्ल्ड पर कोई भी नहीं है जिसके पास तुम जा सकती हो। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि शायद तुमने वहाँ बात मुझे अभी कही होगी, लेकिन मैंने किसी का साथ पकड़ लिया, क्योंकि जब तुमने वहाँ बात मुझसे कही तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने सचमुच मुझे याद किया, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने लगातार याद किया वे छोटी छोटी चीजें जिसमें तुमने मेरी परवाह की। मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे भूल सकती हूँ जिसका गोल मुझे गॉड को बलिदान करना है। वहाँ महाजग और उसकी ब्लू फिल्म ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि वहाँ गॉड को धोखा दे मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है जो जैडियन से बोलता है कि वहाँ विच कहाँ जा रही है। फिर जैडियन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा। फिर मैक बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं बता पाओगे, तुम इसे बता भी नहीं सकते क्योंकि तुम भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से बेकार हो। मैं ग्रेट विच के पीछे जा रहा हूँ और मैंने इस नॉक्स पर एक स्पेल बोल दिया है, इसलिए तुम इसे निपटारा कर दो और मेरे पीछे आओ। फिर सारे नाइट बोलते हैं कि जी सर, हम लोग आ रहे हैं। फिर मैक मनी मन बोलता है कि इससे पहले कि यहाँ मीठी स्मेल यहाँ गायब हो जाए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैक आगे की तरफ चल रहा होता है और मनी मन बोलता है कि 1 साल हो चुका है। अगर वहाँ पत्थर का दरवाजा ना रोक रहा होता मैं तुरंत उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता। उसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता है। डैम इट, उसे फिर से अपनी आंखों से देखना। इससे यहाँ साफ हो चुका है कि मैं उसे आखिरकार कितना ज्यादा चाहता हूँ। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें महाजग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैक, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से वापस आ जाओ, नॉक्स पूरी तरह से बेकाबू हो रहे हैं। फिर मैक बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से ग्रेट बीच को नहीं दूंगा। फिर महाजग बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, या फिर यहाँ इस बात का प्रूफ है कि उस महान बिच का मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन यहाँ तभी हो सकता है जब तुम्हारा कोई बच्चा हो। यहाँ सुन के मैक बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है। फिर महाजग बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब नए बिच का जन्म होता है तो एक महान बिच अपनी सारी पावर खो देती है, तो आप उस बच्चे को गॉड को दे सकते हैं। फिर मैक बोलता है कि आखिरकार तुम्हें उस चीज की जरूरत क्यों है। फिर महाजग बोलता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं, अगर ईश्वर ने इस वर्ल्ड को जो आशीर्वाद दिया था वो हम वापस ले ले, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगे। और इसके द्वारा किया गया हर एक न्याय वहाँ सब कुछ खो जाए, तो तुम सोच सकते हो कि इस पूरे वर्ल्ड का आखिरकार कितना बुरा हाल होगा। हर तरफ बस बुरा ही छा जाएगी। मेरी बस एक ही विश है, हमें अंत को देखने से रोकना होगा। उसके बाद सीन पर्जन में आता है। मैक मनी मन बोलता है कि वहाँ चाहता है कि मैं उसे एक बच्चा पैदा करके दूं और उसे गॉड को अर्पित कर दूं। उसने मुझे सब कुछ साफ करने के लिए कहा है क्योंकि वह अपने ब्लड लाइन से तंग आ चुकी है और मैं उसका ऑर्डर जरूर पूरा करूंगा। मुझे यकीन है कि वह फिर से एक बार वहाँ जरूर करेगी। नहीं, क्या मैं उसे दोबारा नहीं देख सकता। मैं उसे कभी भी दोबारा मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वियोनी, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वियोनी को दिखाया जाता है। वे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब एक बीच बोलती है कि जरा यहाँ पर 1 मिनट रुको। फिर वहाँ वियोनी के पास आती है और बोलती है कि वियोनी, क्या तुम जानती हो आपकी मॉम ने आपकी छोटी सिस्टर को जन्म दिया है। फिर वियोनी बोलती है कि क्या सच में। फिर वहाँ विच बोलती है कि हाँ, लेकिन उसे कैरन के शूरवीर उठाकर ले गए हैं, वहाँ शायद अब तक मर चुकी होगी। फिर वियोनी बोलती है कि वो ऐसा है। फिर वहाँ विच बोलती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आता, एक ग्रेट विच का हर बच्चे जिसे उसकी पावर विरासत में
नहीं मिली, वहाँ पैदा होते ही मर गई, तो फिर वहाँ बच्चा कैसे बच गया? मेरा मतलब यह है कि तुम सिर्फ एक ही हो जो ग्रेट विच हो। फिर व्योनी बोलती है कि आपने अभी भी कहा कि वहाँ शायद मर चुकी है, तो जो पावर उसे मिली होगी वहाँ फिर से मुझे वापस मिल गई है। तभी वहाँ विच चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, वहाँ बच्चा स्टार्टिंग से ही पावर लेके पैदा नहीं हुआ था। फिर व्योनी बोलती है कि क्या आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? फिर वहाँ बीच बोलती है कि आपने उस जानवर को ढूंढ लिया है ना, जो इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा, है ना? फिर व्योनी बोलती है कि क्या? फिर वहाँ बीच बोलती है कि ग्रेट विच की पावर का गोल बस यही है कि वहाँ उस जानवर को ढूंढे, क्योंकि अब तुमने उस जानवर को ढूंढ लिया है तो अब इस शक्ति को आगे बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे पता है कि तुम ही हमारी एक ही विच हो जो कि आखिरी है, तो प्लीज ग्रेट विच अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। अब से जब तक तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगी। तो यही हमारा मतलब है, हमें महान विच के जानवर के साथ लिंक होने का वेट करना है और उसके बाद उसे मार डालना है। दुनिया के विनाश को रोकने के लिए उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें विच दिखाया जाता है वहाँ पे ग्रेट विच का घिनौना फेट। क्या अब टाइम आ चुका है अलविदा कहने का? उसके बाद व्योनी को मैक की बात याद आती है। मैक ने बोला था कि क्या तुम आखिरकार क्या कर रही हो, क्या तुम अभी यहीं पे मर जाओगे? फिर व्योनी बोलती है कि एक चीज जिसकी मैं हमेशा इच्छा करती थी वहाँ है, मैं पानी में डूबकर मर जाऊं। फिर व्योनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं हमेशा से पानी में डूबकर मरना चाहती थी और स्पेशली ओशन में। इस तरह से मेरा सारा खून धुल जाएगा और मैं बिना किसी निशान के गायब हो जाऊंगी। तब एक बिच बोलती है कि तुम अपने आप को वहाँ पर नहीं फेंक सकती, यहाँ पर कहीं पर एक नाइफ दफन होनी चाहिए, हमें उससे ढूंढना होगा। व्योनी, जब हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने की कोशिश मत करना, और यहाँ पर इतने सारे क्रो क्या कर रहे हैं, इधर आओ। फिर व्योनी बोलती है कि क्या होगा अगर मेरी मौत के बाद भी दुनिया का अंत नहीं रुका तो? फिर वहाँ विच बोलती है कि इसका मतलब बस यही होगा कि तुम आखिरी ग्रेट विच नहीं थी। फिर व्योनी बोलती है कि मैं एक ही ग्रेट विच हूँ जो बची हुई हूँ, मेरे मरने के बाद कुछ भी नहीं बदला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ सही नहीं है कि यही अंत होगा? फिर वहाँ विच हंसते हुए बोलती है कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, तुम्हारे मरने के बाद नई ग्रेट विच अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी, तुम टेंशन मत लो। फिर व्योनी बोलती है कि क्या नई ग्रेट विच? लेकिन मैं तो अपने खून का आखिरी हिस्सा हूँ, है ना? मेरी हाफ सिस्टर वो अभी भी जिंदा है ना? तुम सभी लोगों ने कैरन का साइड ले लिया है ना? फिर वो सारे विच स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम बस अकेली नहीं हो जो कि धोखा कर सकती हो, तुम जानती हो, है ना? ऐसा लगता है कि मैं उससे बचा नहीं सकी। हम में से बाकी विच वहाँ नॉर्मल लोग हैं जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकते। हमें जिंदा रहने के लिए अपने तरीके खुद ढूंढने होंगे। क्या तुम्हें यहाँ नहीं लगता? फिर व्योनी बोलती है कि तो अगर मैं मर जाऊँ और दुनिया का विनाश वहाँ रुक जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मेरे मरने से कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास नई ग्रेट विच आएगी जो मेरी पावर्स को खुद ले लेगी। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि तो इस मामले में अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार मैं इतने टाइम से किस हिसाब से काम कर रही थी? आखिरकार मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रही थी जिंदा रहने के लिए और भागने के लिए? तभी वही विच व्योनी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि अब आओ व्योनी, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ निभानी होगी। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि इस टाइम मैं क्या करूँ? फिर वहाँ विच बोलती है कि अब दुनिया के अंत को रोकने का टाइम आ चुका है, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, जल्दी से उसे लेकर आओ। फिर एक विच व्योनी को दूसरे विच के पास ले आती है, उसके बाद और एक विच ग्लास में कुछ रेडी करती है और बोलती है कि यहाँ ठीक है व्योनी, इसे जल्दी से पी लो, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगी। यहाँ बोल के वहाँ विच एक नाइफ को निकालती है और बोलती है कि गुड बाय। जैसे ही वहाँ लेडी व्योनी को मारने जाती है तभी मैक वहाँ पर आ जाता है और उस लेडी को ब्लू फ्लेम से जला देता है। यहाँ देख के व्योनी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या ब्लू फ्लेम? नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। तभी पीछे से मैक आके व्योनी को पकड़ लेता है और बोलता है कि लास्ट तक मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर व्योनी बोलती है कि सर मैक, तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे वही मर जाना चाहिए था जैसा कि तुमने कहा था। यह सुन के मैक थोड़ा सा चौंकता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नष्ट कर दूंगा, अगर तुम ऐसे चाहती हो तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, बदले में बस मुझे तुम चाहिए। फिर व्योनी बोलती है कि लेकिन आपने एक बार कहा था कि गॉड भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैक बोलता है कि मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगा।
मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और मरते दम तक तुम्हें अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं होने दूंगा। भले इसका मतलब यहाँ क्यों ना हो, मैं तुम्हें गोद में लेकर नर्क में क्यों ना कर जाऊं। यह सुनकर वियोनी रोने लगती है और मैक को हक कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक का कमरा दिखाया जाता है। वियोनी नींद से उठती है और चारों तरफ देखकर बोलती है कि यहाँ रेफ कैसल है। फिर वियोनी बेड से उठने लगती है, तभी वहाँ पर मैक आता है और वियोनी बोलती है कि क्या सर मैक। वियोनी को चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तभी वहाँ पर मैक आता है और वियोनी को पकड़ लेता है। वियोनी इससे बहुत ही ज्यादा चौंकती है और फिर बोलती है कि सर मैक आप क्या कर रहे हैं, मैं चल सकती हूँ। उसके बाद मैक वियोनी को लेकर बिस्तर पर लिटा देता है और पूछता है कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें पहले से बेटर फील हो रहा है। उसके बाद वियोनी बोलती है कि क्या माफ करना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर मैक बोलता है कि ओ ठीक है। फिर वियोनी बोलती है कि मेरा मतलब यहाँ था कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर मैक बोलता है कि नहीं, आप कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे बताया गया है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें फिलहाल सूप ही पीना है, तुम्हें जितना हो सके उतना हल्का खाना खाना चाहिए और तुम्हारी ट्रीटमेंट दिन में 2 बार चलेगी, मॉर्निंग में और इवनिंग में। फिर वियोनी बोलती है कि क्या वह डॉक्टर है जिसने पहले भी मुझे चेक किया था। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि वही डॉक्टर यहाँ पर आए। उसके बाद वियोनी बोलती है कि मेरा मतलब यहाँ नहीं था। फिर मैक बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया डॉक्टर ढूंढा है। फिर वियोनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और क्या तुम मुझे माजुक को सौंपने जा रहे हो या फिर तुम मेरा ब्लड निकालोगे और इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। फिर मैक बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे रिपीट करना चाहिए। भले ही मैं इस पूरे वर्ल्ड को मिटा दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस मेरे पास रहोगी। उसके बाद मैक वियोनी का किस करता है। फिर वियोनी बोलती है कि सर मैक। उसके बाद मैक वियोनी की आंखों को ढक लेता है और बोलता है कि तुम्हें और थोड़े आराम की जरूरत है, अभी तुम एक अच्छी सी नींद लो। उसके बाद मैक वहाँ से चला जाता है। मैक के जाने के बाद वियोनी अपने लिप्स पर हाथ लगाकर देखती है और उसके हाथ में ब्लड लग जाता है। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि क्या उसे मेरे ब्लड से घिन नहीं आती। उसके बाद शिफ्ट होता है, मैक को दिखाया जाता है। एक नाइट बोलता है कि वहाँ नॉक्स फिलहाल शांत बैठा हुआ है। फिर दूसरा नाइट बोलता है कि जिसको अब ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर मैक मनी मन बोलता है कि जैसे मैंने उस व्यू को देखा था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिस वजह से मैंने उस विच को जलाकर राख कर दिया। हालांकि मुझे शायद कम से कम एक को तो जिंदा छोड़ना चाहिए था। उसने उस नाइफ का यूज किया, ये तो मुझे पता है, लेकिन आखिरकार उसने इस कप का यूज क्यों किया, इस बारे में मैं आखिरकार किससे पूछूं? यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर मैक बोलता है कि सारे नाइट्स को बोलो कि इकट्ठा हो जाए और फिलहाल थोड़ा सा आराम करे। फिर एक नाइट बोलता है कि जी सर, और साथ में फादर क्राउन। उसके बाद मैक बोलता है कि क्या महल में भी कोई पुजारी बचा है? फिर एक नाइट बोलता है कि हम उसे तुरंत भेज देंगे सर। फिर मैक बोलता है कि अगर रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो ठीक है, मीटिंग यही खत्म होती है। फिर वे नाइट बोलते हैं कि जी सर। उसके बाद मैक वहाँ से जाते हुए मनी मन बोलता है कि मैं उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, वो फिर से अजीब गरीब टेंशन ले सकती है। फिर मैक एक लेडी के पास आता है और बोलता है कि वहाँ कैसी है। फिर वहाँ लेडी बोलती है कि यह मेडिकल है कि वहाँ बेबी जिंदा है, इतने चोटों और जख्मों के बाद भी वह जख्मों से पूरी तरह से ढकी हुई है और उसका राइट पैर वहाँ बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहा है। या फिर यहाँ भी हो सकता है कि वहाँ फिर से उसे यूज ना कर पाए, शायद हमें उसे काटना भी पड़े, या फिर वहाँ पूरी तरह से कभी ठीक ही ना हो पाए। उसे बिल्कुल भी हिलने डुलने मत देना। फिर मैक बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर वहाँ मनी मन बोलता है कि अगर वहाँ अपने पैर का यूज नहीं कर सकती। फिर मैक बोलता है कि ठीक है, जल्द से जल्द उसे ठीक करो। फिर वहाँ डॉक्टर चिल्लाकर बोलती है कि क्या यह इम्पॉसिबल है, आप आखिरकार ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसके बाद मैक वियोनी के पास जाता है और देखता है कि वियोनी नीचे बैठकर अपना खाना खा रही होती है और उसे देख के मैक मनी मन बोलता है कि वह फिर कभी भी भाग नहीं सकेगी। फिर मैक बोलता है कि मुझे यकीन है खाना तुम्हारे बिस्तर पर दिया गया था। फिर वियोनी बोलती है कि वो मैं गलती से भी बिस्तर पर कुछ भी नहीं गिराना चाहती थी। फिर मैक बोलता है कि तुम्हें बिस्तर पर रखने के लिए मुझे तुम्हें बिस्तर के साथ बांधना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम बिस्तर पर बैठकर खाना खाओगी। फिर वियोनी बोलती है कि वो मैं। उसके बाद मैक बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपना खाना खत्म करना है। फिर वियोनी बोलती है कि क्या, लेकिन खाना बहुत ज्यादा था। फिर मैक बोलता है कि यहाँ देखने के लिए कि दवा तुम पर अच्छा असर करे तो तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए और ज्यादा खाना चाहिए, और तुम यहाँ पर जमीन पे क्या कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सोफा बेड वो किस लिए रखा है मैंने? फिर वियोनी बोलती है कि लेकिन यह तो आपका। उसके बाद मैक बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि जहाँ पर मैं बैठता हूँ तुम वहाँ पर नहीं बैठ सकती?
फिर भी उन्हें बोलती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस मरना नहीं चाहती। मैं क्या सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बियोनी के सामने बैठकर बोलता है कि आखिरकार मैं वैसा क्यों करूंगा। फिर बियोनी बोलती है कि क्योंकि आपको मुझे मारना ही होगा ताकि मेरी पावर्स वहाँ दूसरी ग्रेड विच को चला जाए। मैंने सुना है कि जिस बच्चे को आपने 1 साल पहले पकड़ा था वह अभी भी जिंदा है। आपने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको लगता है कि वह अपनी पावर फिर से गेन कर सकती है। फिर मैक मन ही मन बोलता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं, जिस दिन मैंने यह बात नहीं सुनी थी, मैंने बस मान लिया था कि उसे मार दिया गया होगा क्योंकि उसके पास ग्रेड विच की पावर नहीं थी। उसके बाद मांजक बोलता है कि लेकिन यहाँ पॉसिबल है जब तुम्हारा कोई बच्चा हो, तुम अपने बच्चे को गॉड को समर्पित कर दोगे। फिर मैक मन ही मन बोलता है कि तो मांजक मेरे बच्चे की बलि आखिरकार क्यों चढ़ाना चाहता है? क्या मांजक ने उस बच्ची को यहाँ सोचकर छोड़ दिया क्योंकि फ्यूचर में वहाँ बच्ची ग्रेड विच की ब्लड लाइन की वजह से काम आ सकती है, या फिर मैक बोलता है कि अगर तुम में से किसी एक को मरना है तो वहाँ बच्चा होगा, तुम नहीं। फिर वो बोलती है कि वेट। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार सांस कैसे ली जाती है? फिर वो बोलती है कि वो मैं। उसके बाद मैक बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। मुझे सचमुच यहाँ देखना ही होगा कि तुम टाइम से अच्छे से खाना खाओ। फिर वियोनी बोलती है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तुमने कहा था कि तुम एक पिच पर खाना बर्बाद नहीं कर सकते, जबकि यहाँ के नेट्स के पास भी अच्छा खाना नहीं है, इसलिए मुझे बस उतना ही खाना खाना चाहिए जिससे कि मैं बस जिंदा रह सकूं। तो बस मैं पहले से ही कम खाना खा रही हूँ। फिर मैं बोलता है कि लेकिन मैंने भी तुमसे एक बार कहा था कि तुम ज्यादा खाना खाओ, है ना? फिर वियोनी बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरे वीक रूप से घृणा ना हो इसलिए। फिर मैक बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तुम ज्यादा खाना खाओ और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किडनैप इतना भी करीब नहीं है, ठीक है ना? फिर मैक बियोनी को करता है और बोलता है कि जल्दी करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, वेट करना बहुत ही हार्ड होता जा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर वियोनी से बोलती है कि थैंक गॉड कि तुम्हारे पैर का पफिनेस कम हो रहा है और तुम्हें पैर में हमेशा पट्टी करनी चाहिए और तुम्हें वॉकिंग स्टिक के सहारे चलना चाहिए। फिर वियोनी उस डॉक्टर से बोलती है कि थैंक्स। फिर वहाँ डॉक्टर बोलती है कि हाँ, मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस वही कर रही हूँ जिसके लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। फिर वियोनी बोलती है कि क्या तुम जानती हो मैं ग्रेड विच हूँ? फिर वहाँ डॉक्टर बोलती है कि हाँ, और इस महल में हर कोई तुम्हारे बारे में जानता है और हम यहाँ भी जानते हैं कि अगर हमने तुम पर हाथ लगाने की कोशिश की तो हमारे साथ क्या होगा, तो इसलिए तुम्हें किसी को भी सम्मान दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जिसमें मैं भी हूँ। खैर, सिर्फ महल के मालिक को छोड़कर। बेशक अभी आपका ट्रीटमेंट हो चुका है। उसके बाद मैक बोलता है कि यहाँ रिकवरी बहुत ही ज्यादा स्लो है। फिर वहाँ डॉक्टर बोलती है कि कम से कम 30 दिन तक तुम धूप में नहीं गए तो थोड़ा सा टहलना यहाँ अच्छा होगा। फिर डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है। तभी मैक बोलता है कि अगर उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो क्या होगा, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो डॉक्टर? फिर वहाँ डॉक्टर मुंह बना के बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास जिम्मेदारी लेने की कोई भी वजह नहीं है, मैं तो बस इतना सा कह रही हूँ कि इस छोटी सी जगह पर ऐसे सिमट कर रहने से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। फिर वियोनी बोलती है कि मुझे बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मैक बोलता है कि क्या? फिर वियोनी बोलती है कि तुम सोचोगे कि मैं नेट्स को लुभाने की कोशिश कर रही हूँ और इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं और प्रॉब्लम नहीं चाहती। फिर मैक बोलता है कि क्या सच में ये कोई बात है जो मैंने तुम्हें कभी कही थी? उसके बाद वियोनी बोलती है कि हाँ। फिर मैक बोलता है कि मैंने सचमुच तुम्हें बहुत सारी बेतुकी बातें कही है। फिर वियोनी बोलती है कि बाय चांस अगर तुम मेरे गांव के आसपास इसलिए कर रहे ताकि मैं तुम्हारे बिस्तर को गर्म कर सकूं, अगर ऐसा है तो तभी मैक बोलता है कि क्या तुम पागल हो? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें उस पहली रात को अपने रूम ले जाता जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढा था। फिर वियोनी बोलती है कि लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मुझे मांजुक को सौंपने का नहीं है और ना ही मुझे बिस्तर पर रखने का, उस पहली बार जब आपने मेरी जान बचाई थी तब मैंने आपकी सारी बात मान के आपका बदला चुकाया था, तब तुम इस बार मुझसे क्या चाहते हो सर मैक? मैं क्या सुन के थोड़ा सा चौंकता है और फिर सर घुमा के बोलता है कि कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पा रहा कि मैं तुम्हें मारने को अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहा। फिर वियोनी बोलती है कि लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुद्धिकरण करना गॉड के नाम पर, वहाँ सब क्या? फिर मैक बोलता है कि रहने दो, अगर तुम मेरे काइंडनेस को नहीं समझ सकते तो इसे रहने दो और इसकी आदत डाल लो। तुम्हें इसकी जितनी ज्यादा जरूरत होगी तुम उतना ही कम मुझसे सवाल पूछोगी। मैं दोपहर के खाने के बाद फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और तब तक तुम सैर के लिए रेडी हो जाना। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि सर मैक, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी काइंडनेस से बहुत ही ज्यादा डर जाऊं?
उसके बाद शिफ्ट उत्तर में दिखाया जाता है कि मैक और व्योनी टहलने के लिए बाहर आया है। फिर मैक डॉक्टर से बोलता है कि उसका इधर उधर घूमना क्या सचमुच यहाँ ठीक रहेगा। फिर डॉक्टर बोलती है कि हाँ, और अगर तुम उसके साथ जाओ तो क्या उससे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैक व्योनी के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम चल नहीं सकती तो प्लीज मुझे बता देना। उसके बाद व्योनी बोलती है कि जी सर। थोड़ी देर में मैक बोलता है कि अगर तुम चल चल कर थक गई हो तो तुम बैठ सकती हो। फिर व्योनी बोलती है कि लेकिन हम तो बस थोड़ी ही देर चले हैं और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके बाद एक जगह पर बैठती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर ही रहती हूँ। उसके बाद मैक भी व्योनी के पास आके बैठ जाता है। फिर व्योनी पास में ही एक गिलहरी को देखती है और झुककर उस गिलहरी के पास जाने लगती है। तभी मैक व्योनी को खींचता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो। और मैक अपनी फ्लेम से उस गिलहरी को जला देता है और फिर बोलता है कि क्या तुम उस जानवर को अपना खून पिलाने वाली थी और उसके साथ जुड़कर आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। फिर व्योनी बोलती है कि वो मैं तो बस मेरे हैबिट की वजह से। फिर मैक बोलता है कि क्या हैबिट। फिर व्योनी बोलती है कि छोटे जानवरों को ज्यादा खून की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने के लिए उनका यूज करती हूँ। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर व्योनी बोलती है कि नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर मैक बोलता है कि अगर तुम भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो फिर तुम ऐसा क्यों करती हो, मुझे पता है कि इससे तुम्हें पेन जरूर होता है। फिर व्योनी बोलती है कि मैं पूरी जिंदगी पेन में ही रही हूँ, इसलिए मुझे इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैक बोलता है कि आपको जिंदगी में फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी और यहाँ सब कुछ मैं देखूंगा। फिर व्योनी इमोशनल होकर बोलती है कि क्या आप देख ही रहे हो कि मैं इस पैर से कैसे चल रही हूँ, मैं जाकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। मैक इससे थोड़ा सा इमोशनल होता है और नीचे बैठकर व्योनी के पैर को देखने लगता है। फिर व्योनी बोलती है कि सर मैक। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम्हें पता है अगर आपने इस पैर का और ज्यादा यूज किया और इस पर दबाव डाला तो तुम दोबारा इस पैर का यूज नहीं कर सकती। तो तब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती कि तुम भाग जाओगी। और अगर ऑनेस्टली कहो तो मैंने तुम्हारे पैर को तोड़ देने के बारे में भी सोचा। फिर व्योनी बोलती है कि क्या, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर मैक बोलता है कि क्योंकि मुझे एक अच्छा इंसान माना जाता है। यह सही है ना। तो फिर क्या तुम और थोड़ी देर चलना चाहोगी। उसके बाद व्योनी बोलती है कि हाँ जरूर। उसके बाद मैक व्योनी का हाथ पकड़ के उसे चलने में हेल्प करता है। उसके बाद शिफ्ट में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। व्योनी मैक से बोलती है कि प्लीज रुक जाइए सर मैक। फिर मैक बोलता है कि लेकिन क्यों। उसके बाद व्योनी बोलती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। फिर मैक बोलता है कि आपने अपने पैरों की पट्टी हटा लिया तो आप इतना तो संभाल ही सकते हैं और यह बात मुझे डॉक्टर ने बोला था। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। व्योनी मनी मन बोलती है कि मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे उससे दूर करना चाहिए था। फिर व्योनी बाहर आके एक नाइट से बोलती है कि क्या मैं टहलने के लिए बाहर जा सकती हूँ। फिर वो नाइट चौकर बोलता है कि एक मिनट रुकिए, पहले आपको रेडी होना होगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और व्योनी पूरी तरह से रेडी होकर बाहर निकलती है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि अब जब हम लोगों ने बेड शेयर करना स्टार्ट कर दिया है तो मैक डोर लॉक नहीं करता और वह मुझे पूरी आजादी से घूमने भी दे रहा है। बेशक जब भी मैं बाहर जाती हूँ उसके नाइट्स मेरे पीछे ही रहते हैं। आखिरकार मैं एक ग्रेट विच हूँ और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उस दिन के बाद मैंने आसपास कोई भी गिलहरी या फिर कोई दूसरा जानवर नहीं देखा। उसके बाद व्योनी पीछे की बातों को याद करती है। मैक ने उससे बोला था कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। फिर व्योनी बोलती है कि लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी पावर का यूज करके किसी को परेशान कर रही हूँ। मुझे इतना ज्यादा आजादी देना यहाँ उनकी काइंडनेस से कहीं ज्यादा है। इससे पहले कभी भी किसी ने मुझ पर इतनी ज्यादा काइंडनेस नहीं दिखाई। काइंडनेस। उसके बाद व्योनी को जैडेन की याद आती है। उसने बोला था कि मैंने तुम्हें नदी में बहते हुए देखा। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि पता नहीं जैडियन कैसा होगा, क्या मैक ने उसे मार डाला या फिर वहाँ बेवकूफ। लेकिन अगर वहाँ पे भी जिंदा है तो आखिरकार मैं उसका सामना कैसे करूँ। अब जब वहाँ जानता है कि मैंने उसे धोखा दिया है तो मैं कम से कम यहाँ तो जानना ही चाहती हूँ कि वहाँ जिंदा है या फिर नहीं। फिर भी उन्हें आसमान की तरफ देखती है और इसे बहुत सारे क्रोस दिखाई देते हैं और वहाँ मनी मन बोलती है कि क्या आसमान में इतने सारे क्रोस क्यों है। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है और बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए। फिर व्योनी बोलती है कि ओ ठीक है चलो फिर चलते हैं। तभी वही डॉक्टर व्योनी के सामने आता है। व्योनी से देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि ओहो देखो यहाँ कौन है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा ग्रेट विच।
व्योनी उसे देख के मनी मन बोलती है कि आखिरकार वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तब एक नाइट बीच में आता है और बोलता है कि प्लीज पीछे हटिए सर। फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर हॉस्पिटलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इस बीच का बस पर्सनल डॉक्टर हूँ। फिर व्योनी बोलती है कि नहीं, मेरे पर्सनल डॉक्टर मिस मौर्य है। फिर व्योनी उन सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर पीछे से देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर जा रही हो, मैं वैसे भी तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ डॉक्टर मैक्स से मिलता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आप इन दिनों पालतू जानवरों पर बहुत ज्यादा दया दिखा रहे हो। फिर से बचे हुए पुजारियों को इस तरह से बाहर निकालना यहाँ तुम्हारी तरफ से बहुत ज्यादा क्रूअल डिसीजन था। फिर मैक बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है तो तुम्हें यहाँ भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा ही होगा डॉक्टर। फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि ओह वेट, मैं तो माजिक के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ, वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। फिर मैक बोलता है कि वो क्या यहाँ इसलिए है क्योंकि तुमने ग्रेड विच की सिस्टर को चुरा लिया। फिर वहाँ डॉक्टर हंसते बोलता है कि नहीं, मैंने तो बस उस पर रिसर्च करने के लिए परमिशन ले लिया था, बस चुराया नहीं। मेरे पास ग्रेड विच नहीं थी, इसलिए जो था मुझे उसी के साथ काम चलाना पड़ा। फिर मैक मनी मन बोलता है कि मैं जानता था। फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि लेकिन अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेड विच वापस आ चुकी है। यहाँ सुनकर मैक को बहुत सा गुस्सा आता है और वहाँ टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा बोलना, तुम जिंदगी में कभी भी उसे दोबारा नहीं देख पाओगे। बस बात हुआ, अब मुझे यहाँ बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने एक नॉक्स को जिंदा पकड़ लिया है। फिर मैक मनी मन बोलता है कि क्या उसका मतलब उससे है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें जैडियन को दिखाया जाता है। जैडियन बोलता है कि क्या तुमने अभी तक उससे नहीं मारा। फिर मैक को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे पूछा था कि पिछले साल ग्रेड विच ने किस तरह का खाना खाया था और वह किस तरह के नेचर में रहती थी। यहाँ बातें जानना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ताकि मैं अच्छे तरीके से उसे ट्रीटमेंट दे सकूं। फिर मैक बोलता है कि तो तुम मुझसे पूछियो कि मैं क्या चूक गया। फिर जैडियन बोलता है कि क्या। फिर मैक वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बस उसे जिंदा रखो। फिर एक नाइट बोलता है कि जी सर। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और मैक बोलता है कि तो क्या तुम्हारा पर्पस उससे मिलना है। फिर डॉक्टर बोलता है कि जी हाँ सर, मुझे उससे बस थोड़े से क्वेश्चन पूछने हैं। माजिक वहाँ थोड़े से बीमार है तो यहाँ सब कुछ मेरे रिसर्च के लिए नहीं बल्कि सब कुछ माजिक के लिए है। फिर मैक बोलता है कि वेरी वेल, लेकिन जब तुम उससे मिलने जाओगे तो मेरे नाइट्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर डॉक्टर बोलता है कि लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर, माजिक के हेल्थ से जुड़ी कोई भी चीज मैं ऐसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैक को सुन के गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मैक्सिमम कितने दिन तक रहने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर डॉक्टर बोलता है कि ज्यादा नहीं, बस 10 दिन। फिर मैक मनी मन बोलता है कि 10 दिन ब्यूनी को उसके कमरे में बंद रहना होगा, यहाँ काफी कम है। उसके बाद मैक बोलता है कि ठीक है। फिर डॉक्टर खुश होकर बोलता है कि थैंक यू। और इस केस में तभी मैक बोलता है कि मैं तुम्हें कालकोठरी के पास एक रूम प्रोवाइड कराऊंगा। फिर डॉक्टर बोलता है कि क्या कालकोठरी के। सर रुकिए, आपको महान चुड़ैल को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस नहीं होनी चाहिए जिस वजह से तुम महाजग को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि डीमन की सुंदरता तुम्हें अंधा बना देती है। फिर मैक बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो काफी बढ़िया है। फिर डॉक्टर चौके बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों को इतनी आसानी से इग्नोर कर रहे हो। महाजग मानवता पर ईश्वर का जो आशीर्वाद है उसे न खोने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर दो नाइट आके डॉक्टर को पकड़ के ले जाते हैं। वो चिल्लाता और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ो। वेट सर मैक। फिर मैक को याद आता है कि डॉक्टर ने बोला था कि महाजग ह्यूमंस पर जो गॉड की ब्लेसिंग है उसे ना खोने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोचो क्या होगा अगर सारे ह्यूमंस गॉड की ब्लेसिंग को खो दे। फिर मेरे को याद आता है कि महाजग ने बोला था कि क्या होगा अगर गॉड अपने ब्लेसिंग्स को वापस ले ले, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगे। फिर मैक मनी मन बोलता है कि गॉड की ब्लेसिंग आखिरकार यहाँ क्या है, मुझे इस पर गौर करना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक और व्यूनी को दिखाया जाता है। व्यूनी और मैक दोनों सोए होते हैं। फिर व्यूनी देर से अपनी आंखें खोलती है और सामने मैक को दिखती है और मनी मन बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतनी पीसफुली अपने टाइम को स्पेंड कर रही हूँ। क्या यहाँ सचमुच ठीक है।
वेट, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? यहाँ ठीक क्यों नहीं होगा? मैं इतनी ज्यादा उदास नहीं हो सकती। तभी मैक बोलता है कि यहाँ गुदगुदी करता है। फिर वियोनी चौंक कर बोलती है कि ओ मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें जगा दिया है। फिर मैक उठता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उठना ही था। फिर मैक बिस्तर से निकल के बाहर जाने लगता है। वियोनी बोलती है कि क्या तुम फिर से प्रे करने के लिए जा रहे हो? फिर मैक बोलता है कि जैसे कि तुम्हारे पास ग्रेड विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे मेरे पास गॉड के लिए सेवा करने के लिए जिम्मेदारियां हैं। फिर वियोनी बोलती है कि लेकिन फिर वह मनी मन बोलती है कि लेकिन वहाँ व्यक्ति क्या कर सकता है जिसने ग्रेड विच के साथ नरक में गिरने के लिए अपना ऑप्शन चुना है? क्या वहाँ प्रे कर सकता है? फिर मैक बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि आप डॉक्टर से मिले थे। फिर वियोनी बोलती है कि ओह हाँ। फिर मैक बोलता है कि वहाँ कहता है कि वो यहाँ पर महाजग के ऑर्डर पर आया है और इसे कुछ दिन तक यहीं पर रुकना है। मुझे पता है कि यहाँ थोड़ा सा बेकार सिचुएशन है, लेकिन तुम्हें 10 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। फिर वियोनी बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी। फिर मैक बोलता है कि तो फिर कुछ सोचो जो तुम्हें चाहिए हो। फिर वियोनी बोलती है कि ठीक है सर मैक, लेकिन मेरे पास इनफ से कहीं ज्यादा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने सोचा था कि नॉक्स कम हो चुके हैं। फिर एक नाइट बोलता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हमने अपनी सतर्कता कम कर दी है, वो काफी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, आपको जल्द ही उन्हें अपने वश में करना होगा। और उसके अलावा डॉक्टर ने यहाँ रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने अपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। फिर मैक बोलता है कि उस कमीने को कहो कि अगर वहाँ उस नॉक्स के साथ कालकोठरी में बंद नहीं होना चाहता तो वह अपना मुंह बंद रखे। फिर वह नाइट बोलता है कि लेकिन सर उस डॉक्टर के पास मैजिक का मोहर है, इसलिए उसे यहाँ बताना बहुत ज्यादा हार्ड होगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैक शांत हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए है? फिर वह नाइट बोलता है कि हाँ, वो वहाँ नॉक्स ग्रेड विच से मिलना चाहता है। यह एक तरीका है जिससे वहाँ डॉक्टर के साथ मिलकर काम करे। फिर मैक बोलता है कि और फिर वह नाइट बोलता है कि उसने कहा कि बस वह उसका चेहरा देखना चाहता है। फिर मैक बोलता है कि बकवास। फिर नाइट बोलता है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर डॉक्टर उनकी हेल्प करे तो वह जल्दी ही अपने घर वापस लौट जाएगा। फिर मैक को याद आता है कि वियोनी ने बोला था मेरे पास काफी से ज्यादा है। फिर मैक मनी मन बोलता है कि आखिरकार वहाँ कुछ क्यों नहीं चाहती, वहाँ 10 दिन तक अपने कमरे में कैद रहकर शायद बहुत ज्यादा बोर हो जाएगी। फिर मैक बोलता है कि जाओ डॉक्टर को बताओ कि यह आखिरी रिक्वेस्ट है जो मैं पूरा करूंगा। फिर मैक मनी मन बोलता है कि सिर्फ नॉक्स को वियोनी का चेहरा दिखाना है, यहाँ ठीक होना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वियोनी और मैक दोनों ही नॉक्स से मिलने जा रहे हैं। मैक वियोनी से बोलता है कि जरा संभल कर उतरना। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जैडियन वहाँ जिंदा है। इस सिचुएशन में सचमुच मैं उससे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन मैक आखिरकार मुझे उसे देखने क्यों दे रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है कि ओह हेलो, तुम यहाँ पर। फिर डॉक्टर जैडियन से बोलता है कि ओ नॉक्स देखो, मैं तुम्हारे लिए ग्रेड विच लेकर आया हूँ जैसा कि तुम चाहते थे। वियोनी जैडियन को देखती है और बहुत ही ज्यादा। फिर मैक बोलता है कि ठीक है तो। फिर वियोनी बोलती है कि सर मैक, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकती हूँ? मैं उसे पीसफुली लास्ट बाय कहना चाहती हूँ। यहाँ देखकर मैक और डॉक्टर दोनों ही चौंकते हैं और फिर मैक बोलता है कि तुम बेवकूफी भरा काम करने की कोशिश कर रही हो। फिर मैक जैडियन से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। यहाँ बोल के मैक और डॉक्टर दोनों वहां से जाने लगते हैं। डॉक्टर चिल्लाकर बोलता है कि सर मैक रुकिए जरा। फिर जैडियन बोलता है कि आप अच्छे लग रही हो है ना, मैंने सोचा था कि वहाँ बकवास है, लेकिन आप और वहाँ रिलीजियस सन की सचमुच। फिर वियोनी बोलती है कि आखिरकार तुमने अपने लोगों को क्यों नहीं बुलाया, तुम चाहते तो बुला सकते थे। फिर जैडियन बोलता है कि मैंने बुलाया था। फिर वियोनी बोलती है कि तो फिर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? फिर जैडियन बोलता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम जानती हो कि वहाँ कमीना तुमसे क्या चाहता है? यहाँ एक बच्चा है, वह एक बच्चा चाहता है जो अगले ग्रेड विच के रूप में तुम्हारी पावर के साथ तुम्हारी उत्तराधिकारी हो, और कुछ नहीं। वहाँ बस तुम्हें मारने के लिए खुद को रेडी नहीं कर सकता। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि नहीं। फिर जैडियन बोलता है कि वहाँ एक बच्चा था जो मारा गया, इसलिए उन्हें एक नया बच्चा चाहिए जो वे लोग तुमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वियोनी को याद आता है कि मैक ने बोला था कि आपने अपनी पट्टी को हटा लिया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इतना तो संभाल ही सकती हो।
फिर जैडियन बोलता है कि और वहाँ पागल डॉक्टर भी अपनी बारी का वेट कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मैक्स से प्रेग्नेंट हो सकती हो। फिर फियोनी मनी मन बोलती है कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। फिर जैडियन बोलता है कि है ना, मेरे लोग जल्दी ही महल के बाहर हमला करने वाले हैं, इसलिए वहाँ गॉड का सेवक वहाँ पागल बाहर उन्हें निपटाने के लिए जाएगा। इसी बीच में डॉक्टर को यहाँ सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ और उसे उन जंजीरों से मुक्त भी करवाऊंगा। हम इस चांस का यूज करेंगे। यही वजह था कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? है ना प्लीज। तभी वहाँ पर मैक आता है और बियोनी को बुलाते हुए बोलता है कि बियोनी। फिर वहाँ जैडियन से बोलता है कि आखिरकार तुमने बियोनी के साथ क्या किया है? फिर जैडियन हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं उस गद्दार से क्या ही कह सकता था जिसने खुद को बचाने के लिए मुझे पीछे छोड़ दिया। मैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है और बोलता है कि सर मैक, आपको उसे मारना नहीं चाहिए, उसका हमारा हेल्प करना यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैक बियोनी से बोलता है कि क्या तुम उठ सकती हो? फिर बियोनी बोलती है कि हाँ। फिर बियोनी को याद आता है कि बियोनी ने मैक से पूछा था कि क्या तुम फिर से प्रे करने के लिए जा रहे हो? फिर मैक ने बोला था कि जिस तरह से तुम्हारे लिए ग्रेट विच की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही मेरे लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बियोनी मनी मन बोलते है कि लेकिन आखिरकार वहाँ व्यक्ति क्या ही कर सकता है जिसने ग्रेट विच के साथ नरके की गहराई में गिरना चुना, डेली प्रे करके। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि तो इसलिए वहाँ हर दिन प्रे करता है क्योंकि गॉड के एक हॉली फ्लेम को एक विच के साथ रहना पड़ता है। फिर मैक बियोनी को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर चिल्लाकर बोलता है कि सर मैक। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि स्टार्टिंग से ही वहाँ जो कुछ भी कर सकता था वहाँ सब कुछ गॉड के लिए करता था और अभी भी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बियोनी मैक के साथ होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। फिर मैक बोलता है कि बियोनी आज तुम बहुत ज्यादा रो रही हो, क्या यहाँ इसलिए है क्योंकि तुम खुश हो या फिर अगर तुम्हें कोई पेन है तो प्लीज मुझे बताओ? फिर बियोनी बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर मैक बोलता है कि शायद मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा हार्ड हूँ। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन इसे लेकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मुझे बताना होगा अगर तुम्हें पेन होता है तो, और यह बात तब भी याद रखना जब तुम खुश नहीं होती। फिर बियोनी बोलती है कि सर मैक। फिर मैक बोलता है कि हाँ बोलो, क्या बात है? फिर बियोनी बोलती है कि कॉरिन वहाँ कहता है कि अब ग्रेट विच की पावर की जरूरत नहीं है, क्या यहाँ सच है? मुझे जवाब दो। फिर मैक थोड़ा सा हिचकिचाता है और बोलता है कि वो तो। फिर मैक को मैजिक की बात याद आती है। वहाँ बोलता है कि लेकिन अगर तुम्हें कोई बच्चा होता है तो? फिर बियोनी बोलती है कि सर मैक प्लीज मुझे आंसर दो। फिर मैक बोलता है कि नॉक्स महल के करीब पहुंच गए हैं और मैं कल उन्हें देखने के लिए जाऊंगा और जब तुम सुबह उठोगी तो शायद तुम अकेली होगी, लेकिन जल्दी ही मैं वापस आऊंगा, इसलिए मेरा वेट करना। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि तो ऐसी बात है। फिर बियोनी बोलती है कि हाँ ठीक है, आपका सफर अच्छा हो सर मैक। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि तो सर मैक यहाँ तुम्हारा जवाब था। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। मैक नॉक्स को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी करो और जितने भी नॉक्स है हर एक को गिन गिन के खत्म करो। बियोनी अपने विंडो से बाहर देखने लगती है। तभी उसे बाहर से कोई आवाज आती है, कोई बहुत जोर से चिल्लाता है। जैडियन धीरे धीरे सैनिकों को मार रहा होता है और थोड़ी देर में बियोनी के पास पहुंचता है और बोलता है कि एना जल्दी करो और इधर आओ, यहाँ बोल के वहाँ एना की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, पीछे वही डॉक्टर होती है। वहाँ डॉक्टर बोलती है कि ग्रेट विच अगर तुम भाग गई तो सर मैक सचमुच तुम्हें इस बार मारने की कोशिश करेंगे। फिर बियोनी बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद वहाँ डॉक्टर बोलती है कि लेकिन आप। फिर बियोनी बोलती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे लिए उसे यहाँ मैसेज दो, ग्रेट विच का वंश वहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज इस मनुष्य शक्ति को यहीं पे खत्म करो और यहाँ सब कुछ बंद करो और मुझे जाने दो। फिर बियोनी वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर चिल्लाकर बोलती है कि ग्रेट विच प्लीज रुक जाओ। फिर बियोनी मैक के हाथ पर अपना हाथ रखती है और मनी मन बोलती है कि मुझे कुछ टाइम पहले ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए था जब मैं कुछ भी नहीं थी। उसके बाद बियोनी मैक को याद करती है और मनी मन बोलती है कि मुझे तो बस इस दुनिया से चले जाना चाहिए था, जबकि मैं अभी भी सारी चीजों से अनजान थी। जब वहाँ वापस आएगा तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक वापस आ चुका होता है। वह महल के अंदर जाके बियोनी के कमरे के अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। फिर वहाँ डॉक्टर मैक से बोलती है कि ग्रेट विच चाहते थे कि मैं तुम्हें यह मैसेज दूं कि उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और वहाँ चाहती है कि आप उसके पावर को
छोड़ दे। फिर मैक गुस्से से बाहर निकलता है और सीधे डॉक्टर के रूम में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि डॉक्टर नीचे पड़ा हुआ है। वहाँ देखता है कि डॉक्टर के पास एक चीज पड़ी हुई है। वहाँ उस चीज को उठाता है और फिर वहाँ उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मैजिक के पावर का सोर्स। उसे अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए नॉक्स और बिचेस की पावर को खत्म करना होगा और अगर जरूरत पड़े तो ग्रेट बिच को प्रेग्नेंट करो। फिर मैक को याद आता है कि मैजिक ने बोला था कि अगर ईश्वर इस वर्ल्ड से अपनी ब्लेसिंग को वापस ले ले तो क्या होगा, क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगे? इसलिए हम उस बच्चे को गॉड को समर्पित करेंगे। फिर उसे याद आता है कि वियोना ने कहा था कि क्या आप लोगों को ग्रेट विच की पावर की जरूरत नहीं है? सर मैक मुझे जवाब दो। उसके बाद मैक वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाता है। तभी डॉक्टर चिल्लाकर बोलती है कि सर मैक रुकिए। मैक अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल जाता है और बहुत ही ज्यादा सैड होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैडियन और वियोनी को दिखाया जाता है। वियोनी बोलती है कि जैडियन अब मैं चल सकती हूँ। फिर जैडियन बोलता है कि हम लगभग पहुँच गए हैं एना, अब हम अपने लोगों से मिल सकते हैं। तभी जैडियन नीचे गिर जाता है। फिर वियोनी बोलती है कि जैडियन उठो। तभी वहाँ पर और सारे नॉक्स आ जाते हैं। वियोनी उन्हें देख के बोलती है कि क्या तुम लोग? फिर वे लोग बोलते हैं कि तुम ग्रेट विच। फिर वियोनी बोलती है कि बस मुझे पानी तक ले जाओ। फिर वे लोग वियोनी की तरफ गौर से देखने लगते हैं। फिर वियोनी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं कि तुम लोग भी नहीं चाहते कि मैं दोबारा पकड़ी जाऊं। तब एक नॉक्स आगे आती है और बोलती है कि खैर तुम गलत नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें ले चलूंगी। आओ मेरे पीछे आओ, हम घोड़े पर चलेंगे। उसके बाद वे दोनों घोड़े से पानी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद वे लोग उतरते हैं और फिर वह नॉक्स बोलती है कि उतर जाओ, हम लोग रात यहीं पे बिताएंगे। इस एरिया से पानी बहुत ज्यादा दूर है इसलिए हमें वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम लोग यहीं पे रेस्ट कर सकते हैं। फिर नॉक्स वहाँ पे आग जलाती है और भी उन्हीं के साथ बैठ जाती है। और फिर वह नॉक्स बोलती है कि आखिरकार तुम उस पागल के नजरों में कैसे आ गए? फिर भी उन्हें बोलती है कि कैरन वहाँ महान बिच की पावर को चाहता है। फिर वह नॉक्स बोलती है कि लेकिन क्या यहाँ बस एक इंसान नहीं था पुजारी जो कि वहाँ पावर चाहता था? उस कमीने और इन एड को तुम्हें अपने आसपास रखने का कोई भी वजह नहीं है। फिर भी उन्हें याद आता है कि जैडेन ने बोला था कि क्या तुम जानते हो वहाँ कमीना तुमसे आखिरकार क्या चाहता है? वहाँ बस एक बच्चा चाहता है। फिर भी उन्हें बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैजिक मेरी पावर चाहता है? फिर वो नॉक्स थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि क्योंकि उन्होंने हमारी पावर छीन लिया। फिर भी उन्हें बोलती है कि नॉक्स क्या उनकी पावर छीन ली गई है? फिर वो नॉक्स बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैजिक एक वेसल बना रहा है और अगर हम लोग उनके अंडर नहीं आएंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। फिर वियोनी बोलती है कि क्या वेसल? उसके बाद नॉक्स बोलती है कि मैं हमारी पावर के लिए एक वेसल के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुम कभी मैजिक से मिली हो? वहाँ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। यहाँ सब कुछ हमारी पावर की वजह से है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह ग्रेट बिच के पावर के पीछे पड़ा हुआ है। कितना पागल है। और क्या तुम देख रही हो मैंने अपने सारे नाइफ में जहर डाल दिया है और अगर यहाँ सचमुच पावरफुल है तो हल्की सी खरोच भी तुम्हें तुरंत मार डालेगी। हालांकि मुझे इस चीज की या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर हूँ, इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी उन्हें बोलती है कि ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं सोने जा रही हूँ। फिर वो नॉक्स बोलती है कि हाँ ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन यह सचमुच अजीब है, तुम्हें तो 1 साल पहले ही पकड़ लिया गया था, तो तुम्हें मैजिक के हवाला आखिरकार क्यों नहीं किया गया? क्या वहाँ रिलीजियस कमीना तुम्हें अपने लिए चाहता है? वियोनी थोड़ी देर नॉक्स की बातों को सुन के सो जाती है और मन ही मन बोलती है कि अब मेरे लिए इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग एक नदी के पास पहुंच चुके हैं। वह नॉक्स चिल्लाकर बोलती है कि ग्रेट विच क्या तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हारा आखिरी पल बिताने के लिए यहाँ सबसे अच्छी जगह नहीं है? फिर वियोनी बोलती है कि हाँ यहाँ मेरे लिए लगभग सबसे अच्छी जगह है, मुझे यहाँ पर लाने के लिए थैंक्स, मैं सच कह रही हूँ। फिर वहाँ बिच बोलती है कि इसके बारे में मत बोलो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी बात है जो तुम्हें किसी को बतानी है? मैं तुम्हारे लिए उसे सुनने के लिए रेडी हूँ। फिर वियोनी बोलती है कि जेडिन से कहना कि थैंक्स और मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा दुख है। फिर वहाँ नॉक्स बोलती है कि हाँ पहला प्यार कभी भी कामयाब नहीं होता, वो बेचारा जेडियन। और हाँ अगर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। फिर वियोनी धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है और मन ही मन बोलती है कि यहाँ ठंडा है और यहाँ लगातार मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मुझे पता होता कि यह इतना ज़्यादा आसान है तो मैं पहले से ही नॉक्स के साथ
चली जाती। मैक के साथ जाकर मैंने बस अपना टाइम बर्बाद किया और कुछ भी नहीं। फिर वियोनी को याद आता है कि मैक ने बोला था कि मैं नहीं कर सकता, तुम्हें मारने के लिए खुद को रेडी नहीं कर सकता। फिर वहाँ नॉक्स हिलाकर बोलते हैं कि क्या तुम क्यों रुके हो, थोड़ा और आगे बढ़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि ये पौधे लगातार मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा इतनी ज्यादा ठंड थी, मेरे पैरों के चारों तरफ यहाँ पौधे इकट्ठा हो रहे हैं, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही। फिर पीछे से वहाँ नॉक्स बोलती है कि अरे वाह, क्या तुम मरने से डरती हो। फिर वियोनी बोलती है कि वो मैं। फिर वहाँ नॉक्स बोलती है कि तो फिर मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो अपनी नाइफ को निकालती है और बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं इसे जल्दी ही और पेनलेस बनाऊंगी। फिर वियोनी मनी मन बोलती है कि मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं इतनी दूर आई हूँ और पता नहीं मैं किन बेकार से चीजों में खो गई। यहाँ ठीक है, मुझे किसी और से काम करवाना चाहिए क्योंकि एक पल आएगा जब मैं मरना नहीं चाहूंगी। तभी वहाँ पर मैक आता है और पानी से अपना वार करता है। फिर नॉक्स बोलते है कि क्या सचमुच तुम्हें ग्रेट बीच पसंद है। मैक वियोनी की तरफ देखता है और बोलता है कि वियोनी। फिर वियोनी बोलती है कि कैसे, आखिरकार तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। फिर मैक बोलता है कि तुम हमेशा से ही पानी में डूबकर मरना चाहती थी और यहाँ नदी सबसे पास पड़ती है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी जगह से मत हिलना। फिर वो नॉक्स बोलती है कि क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर वहाँ मैक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है जिसकी वजह से वियोनी गिरने वाली होती है। मैक चिल्लाता है और बोलता है कि वियोनी। फिर वहाँ नॉक्स बोलती है कि ओ मुझे पता है कि तुम्हारा फ्लेम इससे भी ज्यादा बड़ा है, क्या तुम मेरे साथ आसान फाइट नहीं कर रहे हो, है ना। ओह समझ गई, तो तुम्हें टेंशन उस बिच की है कहीं वहाँ बह ना जाए, लेकिन तुम गॉड के कमीने गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर मैक उस नॉक्स को दूर फेंक देता है और उनके फाइट की वजह से वियोनी भी नीचे गिर जाती है। फिर मैक बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म कर दूंगा, क्या यहाँ काफी नहीं था। फिर वियोनी बोलती है कि आप एक चीज को खत्म करने से इनकार करते हो जिसे मैं सबसे ज्यादा खत्म करना चाहती हूँ। फिर मैक बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फिर वियोनी बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, फिर भी तुम्हें ग्रेट विच की पावर की क्या जरूरत है, मुझे बस एक डीमन के रूप में देखो और कुछ भी नहीं। फिर मैक बोलता है कि मैं ग्रेट विच को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वियोनी। फिर वियोनी बोलती है कि तुम ऐसी बातें कह रहे हो और ऐसे वेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरी पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, और आखिरकार मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं, मैं हमेशा से ही बेवकूफ रही हूँ, मैं बिना किसी वजह से किसी के काइंडनेस को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैक बोलता है कि इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हें जीने की चाह हो। फिर वियोनी स्माइल करती है और बोलती है कि कुछ भी नहीं सर मैक। इससे मैक बहुत ज्यादा सैड होता है। तभी पीछे से उस नॉक्स को होश आता है और वहाँ एक नाइफ को उठाकर आगे की तरफ फेंक देता है और वह नाइफ आके सीधे वियोनी को लगता है। यहाँ देख के मैक बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि वियोनी सीधे नदी में डूबते जा रही होती है। फिर मैक किसी तरह उसे उठाता है और उसे हक करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मैक वियोनी को लेके महल में आता है और उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करती है। फिर डॉक्टर बोलती है कि मैंने वहाँ सब किया जो कि मैं कर सकती थी, अब हम यही कर सकते हैं कि उसे दवा दे सकते हैं और उसकी हालत पर नजर रख सके। तो फिर ठीक है, मैं फिर से स्टॉक लाने जा रही हूँ। फिर मैक वियोनी के पास बैठता है और बोलता है कि क्या यहाँ सब कुछ अजीब नहीं है, इतने टाइम बाद भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं, क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो, मैं तुम्हें बस मरने से रोकना चाहता हूँ। मुझे पता है एक बार जागने के बाद तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाओगी, लेकिन अगर तुम जिंदगी भर भी मुझसे नाराज रहते हो मैं फिर भी इसे संभाल लूंगा और जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो सब कुछ अलग होगा, इसलिए अपनी जिंदगी को चुनो वियोनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चर्च दिखाया जाता है। मैक वहाँ पर जाकर प्रे करता है और थोड़ी देर में अपना हार पहन के वहाँ से निकल जाता है। एक पुजारी बोलता है कि ओ सर मैक अपने स्वॉर्ड को निकालता है। वहाँ पुजारी बोलता है कि आपने अपनी प्रार्थना कंप्लीट कर ली है, लेकिन तब तक मैक उस पुजारी को खत्म कर देता है। यहाँ देखकर दूसरा पुजारी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि मिस बिलीवर। फिर मैक बोलता है कि क्या मिस बिलीवर, गॉड अभी भी मुझे अपनी पावर दे रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं मिस बिलीवर हूँ? रियल मिस बिलीवर वो तो गॉड की इच्छा को नहीं मान रहा और अपनी लालच की वजह से दूसरे की पावर को छीन रहा है। फिर वहाँ पुजारी चिल्लाता है और बोलता है कि प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। वहाँ मिस बिलीवर वहाँ परमेश्वर के सेवक को मारने की कोशिश कर रहा है, गॉड तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। फिर कुछ नेड मैक के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ मिस बिलीवर जल्दी से उसे पकड़ो और उससे जाने मत दो।
फिर मैक बोलता है कि यही गॉड का फैसला है, उसके सेवक के रूप में इसे खुशी से एक्सेप्ट करो, शहीद होके मरो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आखिरकार वहाँ कहाँ है, मैंने उससे कहा था कि मेरे आने से पहले सारी लकड़ियाँ कट जानी चाहिए। मारिया आखिरकार तुम कहाँ हो? उसके बाद तब एक लड़की बोलती है कि ओह डॉक्टर मारिया, क्या तुम रेडी हो? फिर डॉक्टर बोलती है कि ओह कोरिन, क्या तुम सुबह सुबह मार्केट गई थी? फिर कोरिन बोलती है कि हाँ, जर्नल कुछ ऐसा खाना चाहता था जो सचमुच खाना जैसा हो। फिर डॉक्टर बोलती है कि क्या वहाँ बदमाश अपना काम करने की बजाय सारा टाइम रसोई में बिताता है क्या? फिर कैरियन हंसने लगती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि कैरियन, मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम उसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। फिर कैरियन बोलती है कि क्या नहीं नहीं, कौन करता है पसंद, मैं उसे पसंद नहीं करती। फिर डॉक्टर मनीमन बोलती है कि यहाँ तुम्हारे चेहरे पर ही दिख रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, जो करना है करो, खाना रेडी करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कैसल पहुंच चुकी है और वहाँ बड़बड़ाते हुए बोलती है कि हे भगवान, पैसे के लालच ने मुझे पागल बना दिया था और जिस वजह से मैंने कैसल के डॉक्टर बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैं लगभग 6 महीनों से यहाँ पर फंसी हुई हूँ। सर मैक जब वापस आएंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से बात करूंगी और मैं अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में भी बात करूंगी। तभी डॉक्टर सामने ब्यूनी को देखती है जो कि उठ गई होती है। वह ब्यूनी को देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या तुम उठ चुकी हो ग्रेट विच। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेडियन दौड़ कर आता है और चिल्लाकर बोलता है कि एना, तुम जाग गई, मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? फिर डॉक्टर चिल्लाकर बोलती है कि अपनी आवाज नीचे रखो, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो वहाँ डर जाएगी। फिर जेडियन बोलता है कि लेकिन आपकी वॉइस तो मेरी वॉइस से कहीं ज्यादा ऊंची है माय लेडी। फिर वहाँ डॉक्टर बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी वहाँ पर कैरियन आती है और बोलती है कि आप दोनों एक ही जैसा चिल्ला रहे हैं। फिर कैरियन सामने व्यूनी को देखती है और ब्लश करने लगती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि खैर मुझे खुशी है कि तुम जाग गई हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा आराम करने की जरूरत है। फिर मैक बोलता है कि एना, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही ना? फिर डॉक्टर बोलता है कि मैंने इस कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रखा है। फिर जेडियन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस इलाके के सारे पेड़ काट दूंगा ताकि मैं उन्हें जलाकर इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा सकूं। फिर डॉक्टर बोलती है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम चुप रहो। फिर डॉक्टर कैरियन की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ओ हाँ ठीक है, यहाँ कैरियन है, मैंने इसे अपने घर में कामों में हेल्प करने के लिए रखा है। फिर कैरियन शर्माते हुए बोलती है कि हेलो। फिर डॉक्टर बोलती है कि कैरियन, जैसा कि तुम जानती हो, यहाँ वही लेडी है जो 6 महीनों से बेहोश पड़ी हुई थी और उसका नाम। फिर जेडियन बोलता है कि एना, उसका नाम एना है। फिर कैरन मनीमन बोलती है कि एना। फिर वहाँ बोलती है कि तो क्या मुझे उन्हें मिस एना कहना चाहिए? फिर डॉक्टर बोलती है कि हाँ जरूर, जो तुम चाहो बुला सकती हो। फिर कैरन बोलती है कि ओ मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस एना। फिर कैरन मनीमन बोलती है कि वह लेडी कितनी ज्यादा सुंदर है, आई होप वहाँ जल्दी ही ठीक हो जाए ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। फिर डॉक्टर बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम धीरे धीरे चलने की कोशिश करो? फिर एना चलने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वहाँ नीचे गिर जाती है। मैक चिल्लाता है और बोलता है कि एना। फिर डॉक्टर बोलती है कि यह तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, आप 6 महीने तक बेहोश रहे फिर भी तुम खड़ी हो सकती हो, यहाँ सचमुच मेडिकल है। फिर जेडियन ब्यूनी को उठाता है और उसे सोफे पे बिठा देता है। फिर डॉक्टर बोलती है कि अगर आप सचमुच ग्रेट विच नहीं होती तो तुम्हें एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ठीक होना पड़ता, या फिर तुम बहुत पहले ही मर चुकी होती। फिर जेडियन चिल्लाकर बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी श्रापित बात क्यों कह रही हो लेडी? फिर डॉक्टर बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये कोई श्रापित बात नहीं, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। फिर जेडियन बोलता है कि तो फिर ठीक है, जब तुम डॉक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करोगी तभी मैं तुम्हें डॉक्टर कहकर बुलाऊंगा। फिर डॉक्टर बोलती है कि क्या तुमने भी क्या कहा? फिर ब्यूनी मनीमन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 6 महीने बेहोश थी और फिर देख रही हो कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। और इस टाइम मुझे पूरा यकीन है कि जिस टाइम मैं वहाँ से गिरी थी मैं मर चुकी थी। फिर जेडियन बोलता है कि जो भी हो लेडी आप। फिर जेडियन थोड़ा सा सोचता है और फिर नीचे बैठ के बोलता है कि पहले आप क्या आप सैर पर जाना चाहोगे और ताजी हवा लेना चाहोगे? उसके बाद जेडियन वियने को पानी के किनारे ले आता है। तभी कोई बोलता है कि हेलो मिस, एक और प्यारा सा दिन है ना? फिर जेडियन बोलता है कि आप अभी भी सारे लोगों के साथ सहज नहीं है ना? अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ बेटर हो जाएगा। फिर व्योनी बोलती है कि जेडियन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कि तुमने अपना दिमाग खो दिया है? फिर जेडियन बोलता है कि हाँ बेवकूफ है ना, यहाँ पहली बात है जो तुम मुझसे पूछ रही हो।
क्या तुम बता सकते हो? फिर व्योनी बोलती है कि क्या? फिर जैडियन बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया, बस हमारे वेसल में एक दरार आ गई है। फिर व्योनी मन ही मन बोलती है कि क्या वेसल? और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो हाँ, मुझे याद आया, महाजिक एक वेसल बना रहा है, इसलिए अगर ये लोग उसके अंदर नहीं होंगे तो इनका मन कमजोर हो जाएगा। फिर जैडियन बोलता है कि इसके अलावा नॉक्सी सिर्फ ऐसे लोग नहीं है जो कि मुसीबत में है। इस समय महाद्वीप में हर कोई दहशत की सिचुएशन में है। वे इस बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे गॉड ने मानवता को छोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि लेकिन फिर भी अभी तक मैं अपनी पावर को कैसे रख सकती हूँ। उसके बाद व्योनी बोलती है कि जैडियन, क्या मैं 1 मिनट के लिए अकेले रह सकती हूँ? जैडियन चौंकता बोलता है कि क्या? फिर व्योनी बोलती है कि टेंशन मत लो, यहाँ बस 1 मिनट के लिए ही है। सच में मैं खुद को मारने या फिर और कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगी। फिर जैडियन बोलता है कि लेकिन तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी दूर में ही खड़ा रहूंगा, अगर कुछ जरूरत पड़े या फिर कुछ भी हो मुझे बुला लेना। फिर जैडियन वहाँ से मुंह लटका के जाने लगता है। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि जब मैं सो रही थी तब मुझे एक बहुत ही लंबा सपना आया। एक सपना था जिसमें मेरे साथ था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पीछे का सीन दिखाया जाता है। मैग व्योना से बोलता है कि एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैं प्रे क्यों करता हूँ। हाँ, मैं माफी के लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है, मुझे उसके ऊपर से बिलीव उठने लगा है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से है व्योनी। तुम्हें मुझसे शायद कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। अब से मैं गॉड के बिना जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा, तो प्लीज तुम अपनी आंखों से मुझे देखो। उसके बाद सीन पर आता है और व्योनी आसमान की तरफ देखती है और मनी मन बोलती है कि लेकिन यहाँ कोई सपना तो नहीं लग रहा। हालांकि बहुत बार नहीं, लेकिन तुम टाइम पर तो मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे कमरे में आते ही होगे। और यहाँ जैडियन, डॉक्टर मोरिया और उसका सेवक। फिर जैडियन मनी मन बोलता है कि आखिरकार वहाँ क्या सोच रही होगी। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि तुमने मेरे लिए सब छोड़ दिया। फिर व्योनी की याद आता है कि मैग्नस से पूछा था कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हें जीने की इच्छा हो। फिर व्योनी मनी मन बोलती है कि क्या तुमने सचमुच गॉड को छोड़ दिया? क्या यहाँ सब कुछ मेरे लिए था? सर मैक, स्टार्टिंग में गॉड ने ह्यूमंस को 3 ब्लेसिंग दी थी और 3 पावर भी दी थी। सबसे पहला कैरोनियन डिवाइन, सेकंड नॉक्स कॉमन और बिचिस की रेजिनेंस। यहाँ पावर एक इंसान से स्टार्ट हुई और उसके वंशजों को सौंपा गया। अगली पीढ़ी के लिए पावर को बनाए रखने के लिए सभी लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लाइफ विसल दिया जाता था और उनमें से महाजुग वहाँ था जो गॉड के सर्वाइव वेसल के रूप में काम करता था। लेकिन एक दिन महाजुग को बुढ़ापे का असर महसूस होने लगा और वहाँ इस बात को मानने लगी कि ईश्वर की ब्लेसिंग वहाँ खत्म हो रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी उम्र बढ़ना यहाँ नहीं रुका। तभी महाजिक ने सोचा कि साम्राज्य में गॉड की ब्लेसिंग को बनाए रखने के लिए मेन 3 पावर को एक ही बसल में रखने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने नॉक्स की बसल की पावर को ले लिया और यहाँ कुछ ऐसा था जो कि पहली बार हो रहा था। उन्होंने यहाँ मानकर काम किया कि अगर वो लोग उस वेसल का खून पी जाएंगे तो दोबारा नया वेसल बना पाएंगे और उसका रिजल्ट यहाँ हुआ कि उनकी उम्र बढ़ना वहाँ कम हो गया। हालांकि इसका असर ज्यादा दिन तक नहीं चला। उनकी दिव्यता और उनका मन आपस में टकराए और उनके शरीर को खत्म कर दिया। फिर महाजक चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मुझे चाहिए उस बिच की पावर। और 3 ब्लेसिंग को एक साथ एक ही बिसल में डालने के लिए उन्होंने महान बिच को पकड़ लिया और उनका मकसद बस ग्रेट विच को पकड़ना और ब्लड से एक विसल बनाना था। और उसके बाद मैक को यहाँ सब कुछ पता चल गया। उसके बाद हमें महाजक को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक पुजारी आता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है। महाजक चौक के पीछे मुड़ता है और फिर वहाँ पुजारी बोलता है कि महाजक, मैं किसी तरह से बच गया सर मैक की नजरों से और मैंने पा लिया उस ग्रेट विच का ब्लड। फिर महाजक बोलता है कि लेकिन कैसे? फिर वहाँ पुजारी बोलता है कि मैंने डॉक्टर के मरने से पहले उनके नोट्स को पढ़ लिए थे। मैंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी अपने हाथ को बढ़ाया और मैक के भागने से पहले यहाँ ब्लड ले आया। फिर महाजक बोलता है कि तू यहाँ है ग्रेट विच का ब्लड। फिर वहाँ पुजारी बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, प्लीज इसे पी लीजिए और गॉड की ब्लेसिंग आपकी पवित्रता को सेफ रखेगा। महाजक इससे बहुत ज्यादा चौंकता है और फिर उस गिलास को उठा लेता है और वहाँ पुजारी भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर महाजक बोलता है कि आखिरकार मैंने पूरी पावर ले ली है। तभी अचानक महाजक को बहुत ही ज्यादा सीने में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर मैक आ जाता है। वहाँ पुजारी चिल्लाकर बोलता है कि नहीं महाजक, यहाँ गलत है। महाजक बोलता है कि नहीं मैक। फिर मैक बोलता है कि यहाँ ग्रेट विच का ब्लड नहीं है, यहाँ तुम्हारे बेटी का है डैड।
फिर माजक खासते हुए बोलता है कि मैक, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड की शिक्षाओं को इस तरह से ना मानने की? उसके बाद धीरे धीरे माजक की बुढ़ापे की खबर चारों तरफ फैल गई। कुछ लोगों ने इसे गॉड का गुस्सा समझा और कुछ लोगों ने माजक को छोड़ दिया और अपनी इच्छा से मैक के पीछे आ गए। कैरन दो भागों में बढ़ गया और हर तरफ अराजकता फैल गई और जो लोग इस बीच में फंसे गए उन लोगों ने मन ही मन सोचा कि गॉड ने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक और इग्नाइट को दिखाया जाता है। इग्नाइट मैक से बोलता है कि डॉक्टर मोरे ने आपको एक लेटर भेजा है। फिर मैक बोलता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ हमेशा की तरह ही बात होगी, इसे हमेशा की तरह ही बैरक पर छोड़ दो। उसके बाद नाइट बोलता है कि लेकिन इस लिफाफे में इस बार कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मैं जानती हूँ कि आप महिला के साथ बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन अपनी नौकरानी को मुझे मत सौंपिए सर। तभी मैक जल्दी से उस नाइट से वहाँ लेटर ले लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। वहाँ उस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बोलता है कि आखिरकार। फिर वहाँ नाइट से बोलता है कि जाओ और सभी लोगों को रेडी हो जाने के लिए कहो, मुझे तुरंत कैसल की तरफ रवाना होना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्यूनी को दिखाया जाता है जो कि पानी को देख रही होती है और मन ही मन पीछे की बातों को याद कर रही होती है। वहाँ जेडियन से बोलती है कि जेडियन, आप इस हवेली में कैसे आए? मुझे तो लगा था कि तुम और मैक दोनों बहुत टक्कर के दुश्मन हो। फिर मैक बोलता है कि मैंने सुना है कि मेरे लोगों में से ही किसी ने तुम्हें नाइफ से मारा था। जब तुम बेहोश हुई तो सारे नॉक्स का मन कमजोर हो गया और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने में इतना ज्यादा बिजी था कि रिवेंज लेने की बात हमारे दिमाग में आखिरी बात थी। लेकिन उसने किसी तरह से मुझे ट्रैक कर लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जिस नॉक्स ने ऐसा किया क्या मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हवेली की अच्छे से देखभाल कर सके और जब तुम जागो तब तुम्हें राहत भी महसूस हो। और यह बात तो सभी को पता थी कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्या फिर उन्हें इस बात की टेंशन थी कि मैं फिर से तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा? मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ भाग जाती हो तो यह एक राहत की बात है कि तुम इतनी अच्छी तरह से ठीक हो गई कि मेरे साथ भाग सकती हो। तुम हमेशा यहाँ पर नहीं रहने वाली हो, है ना? हम एक टाइम पर यहाँ से रवाना होने के लिए रेडी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद सीन पर में आता है और व्यूनी मनी मन बोलती है कि क्या मैं इस बार फिर से भाग जाऊं? उसके बाद वेनु की याद आता है कि मैग्नस से बोला था कि बदले में बस मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर व्यूनी मनी मन बोलती है कि उसका ऐसा कहने के बाद भी तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और व्यूनी घूमकर डॉक्टर की तरफ देखने लगती है। फिर डॉक्टर बोलती है कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? फिर व्यूनी बोलती है कि हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर डॉक्टर बोलती है कि हाँ, यहाँ सुनकर अच्छा लगा और मैं आपकी दवा यहीं पर रख रही हूँ, इसलिए याद से इसे ले लेना। फिर ब्यूनी बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें पानी इतना ज्यादा पसंद है? ब्यूनी यहाँ सुन के थोड़ा सा चौंकती है और फिर डॉक्टर बोलती है कि ओ, मैंने सुना था कि तुम्हें पानी के पास वाली जगह पसंद है, इसलिए महल को पानी के पास वाले इलाके में बनाया गया है। फिर ब्यूनी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने कई बार डूबकर अपनी जान देने की कोशिश की थी? फिर डॉक्टर चौंककर बोलती है कि क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? फिर व्यूनी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर डॉक्टर बोलती है कि हे भगवान, मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। उसने कहा था कि तुम्हें पानी बहुत ज्यादा पसंद है। फिर व्यूनी बोलती है कि वो सर मैक वहाँ कब वापस आएंगे? फिर डॉक्टर बोलती है कि मुझे नहीं पता, उसे यहाँ मैसेज मिल जाना चाहिए कि तुम जा गई हो, इसलिए शायद वहाँ अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाएगा जिसे वहाँ टाल रहा है। उसके बाद व्यूनी बोलती है कि क्या वो किस काम को टाल रहा है? फिर डॉक्टर बोलती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कैरन अभी एक पॉलिटिकल संघर्ष कर रहा है और मैक माजक का सीधे विरोध में खड़ा है। तो जो मैं कह रही हूँ वहाँ है, वहाँ जल्दी ही वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद बेओला मनीमान बोलती है कि नॉक्स का मन कमजोर हो रहा है और मैक वहाँ उच्च पुजारी के खिलाफ जा रहा है। क्या मैक ठीक रहेगा अगर उसके पास अपनी पावर ना हो तो? फिर व्यूनी बोलती है कि क्या होगा अगर कोई भी गॉड यहाँ पर ना बचे? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यहाँ इस बात का सबूत होगा कि सचमुच गॉड ने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया है। अराजकता पूरे साम्राज्य को निगल रही है। लोग किसी न किसी को तो दोषी ठहराने की कोशिश जरूर करेंगे। कोई भी सर मैक को इसके बारे में दोषी ठहरा सकता है, लेकिन आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर व्यूनी मनीमन बोलती है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है।
वहाँ गॉड को छोड़ रहा है और गॉड ह्यूमैनिटी को छोड़ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महाजग को दिखाया जाता है जो कि प्रे करता है और बोलता है कि कृपया हमारी अयोग्य आत्मा पर दया करो, प्लीज हम पर दया करो। उसके बाद मैक बोलता है कि संत। फिर महाजग बोलता है कि आखिरकार कैसे तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। फिर मैक बोलता है कि ओ तुम शायद भूल रहे हो, मैं अकेला वह आदमी हूँ जिसने 6 महीनों के अंदर आधे साम्राज्य को साफ कर दिया था और यहाँ मेरा होमलैंड है, तो मुझे किसी भी जगह को किसी को भी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर महाजग बोलता है कि आखिरकार कैसे गॉड का सेवक उस बीच के बहकावे में आखिरकार कैसे आ सकता है और अपने हाथों से अपने हॉली एम्पायर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ह्यूमंस गॉड की ब्लेसिंग को खो देंगे, वहाँ बुराइयों को पहचानना भी छोड़ देंगे और तुम डीमंस को नहीं ढूंढ पाओगे और दुनिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगी। क्या तुम बस बैठे बैठे इन सब चीजों को देखोगे या फिर तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है? मैक जो महाजग का सबसे प्रेज्ड स्वॉर्ड था, गॉड का सेवक जो अपनी प्योर फायर से बुराई को खत्म करता था, वह व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी गॉड को दे दी थी। उसके बाद मैक बोलता है कि मैं बहुत लोगों की जान बचाने के लिए एक व्यक्ति को बलिदान नहीं कर सकता, भले इसके लिए सारे ह्यूमंस का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि बस एक इंसान वहाँ पीसफुली अपनी जिंदगी को काट सके। यह सुन के महाजग हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ, तो मैंने एक जानवर को पाला था। जब मैं अपनी लास्ट ब्रीथ लूंगा तब गॉड की जो भी ब्लेसिंग बची हुई थी सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैक बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। फिर महाजग बोलता है कि मैं ईश्वर की सारी पावर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी ब्लू फ्लेम भी शामिल है जिसके साथ तुम जी रहे हो। फिर मैक बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर महाजग बोलता है कि तुम्हारी वजह से ह्यूमैनिटी वहाँ कभी भी नहीं बच सकेगी। क्या तुम इस तरह से रह पाओगे? सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे। फिर मैक बोलता है कि इस तरह से बस गॉड खत्म होगा, ह्यूमैनिटी नहीं। फिर महाजग बोलता है कि मैक, मैं देख रहा हूँ कि तुम चुने गए हो, लेकिन तुम एक बेवकूफ जानवर के अलावा कुछ भी नहीं हो। उसके बाद मैक महाजग को मार देता है और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है और इसके हार्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है। फिर मैक मनीमान बोलता है कि वह दिव्यता जो हमेशा से मेरे अंदर रही है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक बार जब यहाँ सब कुछ चला जाएगा तब मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। अब मैं उन लोगों में नहीं रहूंगा जिन लोगों को गॉड ने चुना है, बल्कि अब तभी मैक को एक क्रॉक की आवाज आती है और वहाँ सामने देखता है। वहाँ सामने देख के बोलता है कि क्या वियोनी? मैक मनीमान बोलता है कि अब तुम मेरी जिंदगी में बचे हुए बस एक ही गॉड हो, तो प्लीज मुझे इस बात के लिए गलत मत समझना कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे यहाँ सब कुछ करना पड़े तो मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है, लेकिन मैंने तुम्हें गॉड कहकर गलत कर दिया क्योंकि गॉड का सेवक उसे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं सचमुच एक बीस्ट बन चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरा गॉड मेरे बारे में सब कुछ जान ले। इस तरह से मुझे उसकी थोड़ी सी तो सहानुभूति मिलेगी। उसके बाद मैक अपने कैसल लौटने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बियोनी को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और मनीमन पीछे की बातें याद करती है। जैडियन बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती? पर है ना, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि वो अभी वापस नहीं आया, इसका मतलब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर बियोनी बोलती है कि मैं ठीक हूँ जैडियन, मैं सचमुच दिल से चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर जैडियन बोलता है कि हाँ सचमुच मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, है ना। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है वियोनी मनीमन बोलती है कि मुझे अपने कमरे में वापस लौट जाना चाहिए। तभी वियोनी को चक्कर आता है और वहाँ नीचे बैठ जाती है। फिर वियोनी मनीमन बोलती है कि क्या यहाँ फीलिंग यहाँ बहुत ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। एक मिनट, मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि ग्रेड विच की पावर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कमजोर होता जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। तभी पीछे से कोई वियोनी को बुलाता है। वियोनी पीछे मुड़ती है और देखती है कि मैक वहाँ पे आ चुका है। वियोनी मैक को देख के बोलती है कि क्या सर मैक? फिर मैक बोलता है कि वियोनी, क्या मुझे देखकर तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी हो रही कि तुम रो रही हो? क्या तुम वहाँ क्रो नहीं थी जो मेरे पास आया था? मैंने सोचा। फिर वियोनी बोलती है कि सर मैक, अभी अभी ग्रेड विच की पावर वहाँ गायब हो गई, वो भी पूरी तरह से। फिर मैक बोलता है कि तो इसका मतलब तुम अब ग्रेड विच नहीं रही, तो क्या तुम मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी मरना चाहती हो? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं?
फिर योनी बोलती है कि महाजग की मौत की वजह से तुम्हारी दिव्यता वहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता का सोर्स महाजग नहीं थे, यहाँ तुम खुद थे, है ना। फिर मैक बोलता है कि कोई भी ह्यूमन जिसके पास दिव्यता हो उसे अपने सच्चे दिल से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। मैंने बहुत टाइम पहले ही सारे नियम तोड़ दिए, फिर भी गॉड बहुत ज्यादा दयालु था। अगर मैंने अपने हाथ अपने डैड के खून से गंदे नहीं किए होते। फिर भी उन्हें बोलती है कि क्यों आखिरकार आपको इतना दूर क्यों जाना पड़ा। फिर मैक बोलता है कि क्योंकि दूसरे टाइप से तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था और तुम इस जगह पे क्यों हो। फिर भी उन्हें बोलती है कि इस जगह पे सबसे सुंदर सनसेट होता है, मैं हर बार यही देखती हूँ, लेकिन मैं आज इससे चूक गई क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से थोड़ी सी उलझन में थी। फिर मैक बोलता है कि क्या। फिर भी उन्हें बोलती है कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपनी जिंदगी को सोच सकती हूँ जिसमें मैं ग्रहण विच ना हो। दरअसल मैं भी जानना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इस चमक को देख के कभी भी थक सकती हूँ। फिर मैक बोलता है कि भले ही मैं यहाँ पे रहूँ लेकिन तुम नहीं भागोगी। फिर भी उन्हें थोड़ा सा ब्लश करती है और बोलती है कि जैडियन कल चले जाएंगे तो हमारे पास स्टाफ की थोड़ी सी कमी होगी और मैंने सुना है कि आप बगीचे की अच्छी देखभाल कर सकते हैं तो यहाँ फूलों से भर जाएगा और हमें घास उखाड़ने के लिए 2 हाथों की जरूरत होगी। तभी मैक बियोनी को हक कर लेता है। फिर बियोनी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। फिर मैक बोलता है कि आपको फूल बहुत ज्यादा पसंद है। फिर बियोनी बोलती है कि हाँ मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैक बोलता है कि तुम्हें और कौन कौन से फूल पसंद है, हमें इस साल बगीचा बनाना चाहिए और अगले साल तक। फिर बियोनी बोलती है कि हाँ सर मैक। फिर मैक बियोनी को गोद में उठा लेता है और बोलता है कि मुझे फैसला लेने में हेल्प करना। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि ग्रेट विच के रूप में मेरी सारी पावर चली गई है, इस तरह से हम दोनों नॉर्मल लोगों की तरह रह पाएंगे और एक दूसरे का साथ भी दे पाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरी जिंदगी मरने के बारे में सोचा, मैं पानी में डूबकर मरना चाहती थी। फिर मैक बोलता है कि बियोनी। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि लेकिन सच में मैं बहुत पहले ही मैक के प्यार में डूब चुकी थी। फिर मशीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कॉरियन बियोनी से बोलती है कि वो मिस। फिर बियोनी बोलती है कि हाँ बोलो। फिर कॉरियन बोलती है कि मास्टर को जॉब से निकाल दिया गया है ना। फिर बियोनी बोलती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है। फिर कैरियन बोलती है कि आप हमेशा उन्हें सर मैक ही बुलाते हैं, इसलिए मैं मानती थी कि वहाँ किसी शहर में तैनात एक शूरवीर होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन सा देश अपने किसी शूरवीर को इतने लंबे टाइम तक छुट्टी लेने के लिए परमिशन देता है। हाँ और लॉर्ड की इकोनॉमी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी मुझे कम से कम पैसे तो मिलेंगे ही। फिर भी उन्हें मनी मन बोलती है कि क्या मैंने उन्हें सर मैक कह के कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। खैर मैं उसे भी ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उसे पूरी कहानी नहीं पता। लेकिन एक मिनट रुको, पूरी कहानी तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैक ने महाजग को मार दिया और उस चर्च को भी पूरी तरह से जला दिया। फिर कैरन बोलता है कि और इसके अलावा आप और मास्टर दोनों लवर है ना। तभी बियोनी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कैरन बोलती है कि ओह मिस आप ठीक तो है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप दुनिया से इस बात को छुपा रहे हो। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि क्या लवर। हम दोनों थोड़ी देर में वहाँ पे मैक आता है और बोलता है कि ओह फियोनी। फिर कैरन वहाँ से जल्दी से चली जाती है। फिर बियोनी बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना, अब तुम एक नाइट नहीं रहे तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। फिर मैक बोलता है कि तुम मुझे जो चाहे वहाँ कहकर बुला सकते हो और अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते तो मुझे मैक कहकर बुलाओ। फिर बियोनी बोलती है कि और कैसल के बारे में क्या, तुम क्या उसके मालिक नहीं रहे, तुमने उस कैसल को खाली छोड़ दिया। फिर मैक बोलता है कि वो महल मैंने किसी और को सौंप दिया है। फिर बियोनी मनी मन बोलती है कि तो उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और कोई कैसल भी नहीं, तो अब वहाँ बस नॉर्मल इंसान है, उसके पास बस यही महल है, क्या वह कंगाल हो चुका है। फिर मैक मनी मन बोलता है कि क्या वहाँ ऐसे आदमी को डेट नहीं करना चाहेगी जिसके पास महल ना हो। वैसे मुझे उस महल को दोबारा लेने में बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। एक टाइम पर हमारे पूरे एम्पायर में सबसे पावरफुल मैं था और अब का टाइम देखो, अब मैं बस एक बगीचे की देखभाल कर रहा हूँ। फिर भी उन्हें बोलती है कि सर मैक क्या तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है। फिर मैक बोलता है कि क्या तुम मुझसे पूछ रही हो, लेकिन तुम घबराना मत, हालांकि मुझे सबसे अच्छे से सिलाई आती है, मैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लूंगी जिसमें मैं अच्छी हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सर मैक। फिर भी उन्हें मनी मन बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं जाकर कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढूंगी। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें जैडियन और डॉक्टर को दिखाया जाता है। जैडियन के जाने का टाइम हो चुका होता है और वहाँ डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर प्लीज मेरे जाने के बाद मेरे लिए एना का ख्याल रखना, प्लीज डॉक्टर। फिर वहाँ डॉक्टर जैडियन से बोलती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। मैं क्वेश्चन में एक जगह पे खड़ा होता है, तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर मैक। फिर मैक बोलता है कि हाँ बोलो। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वे शुरू में
ग्रेट विच के लिए यहाँ आए थे। वे लोग इस शहर में ही रह रहे थे। बाद में उन्हें ग्रेट विच के बारे में पता चला। हमने सभी लोगों को पहचान लिया है और उनका मुंह खोल भी लिया है। फिर मैक बोलता है कि ठीक है, फिर उन लोगों को शहर के दूर किसी गड्ढे में जाकर फेंक दो और इसके अलावा एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाओ जिससे उसे कोई और निशाना ना बना सके। फिर वे लोग बोलते हैं कि जी सर। फिर मैक बोलता है कि और हाँ, आपसे आप लोगों को अभी रोज आने की जरूरत है, ठीक है, और मेरे लिए फूलों को बेचना स्टार्ट करो। वे दोनों यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या। फिर मैक बोलता है कि मैं जिन फूलों को लाया था तुम्हें उन्हें बेचना होगा, तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा। उसके बाद शिफ्ट होता है, महल दिखाया जाता है। मैक जैसे ही घर पहुंचता है, व्योनी मैक कह के बुलाती है। मैक व्योनी की तरफ देखता है और बोलता है कि ओ व्योनी। फिर व्योनी बोलती है कि मैक आप घर वापस आ चुके हैं। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। मैक व्योनी से बोलता है कि क्या तुम जानती हो मैं यहाँ सब करने में इतना अच्छा कैसे हूँ? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जब बात नाइट्स की आती है तो सिर्फ आदमी ही वहाँ पर होते हैं और इनमें से सबसे अच्छा मैं हूँ। तो फिर उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। व्योनी मनी मन बोलती है कि क्या मुझे कुछ टाइम के लिए अलग रूम नहीं लेना चाहिए, मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है। फिर व्योनी एक बच्चे की तरफ देखती है और बोलती है कि ओ आप उठ गए मेरे बच्चे। वहाँ बेबी चिल्लाता है और बोलता है कि मम्मा। फिर व्योनी बोलती है कि मेरे प्यारे बच्चे एवेलिस। तभी कोरिन वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैम क्या आप बेबी को खुद ही खाना खिलाओगी? फिर व्योनी बोलती है कि हाँ वह मुझे दे दो। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें मैक को दिखाया जाता है। मैक किसी को गड्ढे में डाल रहा होता है और उस पे पेट्रोल डाल के बोलता है कि ठीक है अब इसे जला दो। मैक मनी मन बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज मैं उसके साथ सनसेट नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें व्योनी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मैक आता है और बोलता है कि व्योनी। फिर व्योनी बोलती है कि मैक आप आ गए। फिर मैक बोलता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। फिर व्योनी मैक को हक करती है और मनी मन बोलती है कि क्या ब्लड की स्मेल। फिर व्योनी बोलती है कि क्या आपका दिन अच्छा था? फिर मैक बोलता है कि हाँ। फिर व्योनी मैक को फिर से करती है और मनी मन बोलती है कि यह आदमी अभी हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है। कैरन का सबसे बड़ा गद्दार और ग्रेट विच लोग कहते हैं कि गॉड एक ना एक दिन हम पर न्याय जरूर करेंगे, लेकिन अगर गॉड जैसा कोई इस दुनिया में है तो मैं उससे प्रे करना चाहूंगी। प्लीज इस आदमी के और मेरे बच्चे को इस दुनिया में एक पीसफुल लाइफ देना। आप मेरे बॉडी को छीन सकते हो और मुझे मौत के बाद जलने के लिए नर्क में भी भेज सकते हैं, तो प्लीज अभी के लिए मुझसे यहाँ सब कुछ मत छीनना। तो यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।